ये रहा इसका पहला डेरिवेशन का जिक्र करेंगे हम लोग बेटा। ये लिस्ट है जिन डेरिवेशंस की हम बात करने वाले हैं। यहां पे 14 डेरिवेशंस आपको दिख रहे हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने डेरिवेशंस को तोड़ भी दिया है, इसलिए 14 नंबर दिखाई पड़ रहा है छोटे छोटे डेरिवेशंस को, क्योंकि हेडिंग दी है इसलिए तोड़ा है। बिल्कुल ना घबराइए, ये एक के बाद आप सीरियल से मैं बताऊंगा। साथ में इन डेरिवेशंस का मैं डिस्क्रिप्शन में लिस्ट भी अटैच कर दूंगा टाइम स्टैंप के साथ। टाइम स्टैम्प का मतलब क्या है कि कौन सा डेरिवेशन वीडियो में कितने समय बाद आएगा। सपोज करिए डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10 मिनट 29 सेकंड से स्टार्ट होता है, तो 10:29 लिख दूंगा। अगर कोई बच्चा सारे डेरिवेशन नहीं देखना चाहता, बाय द वे सब तैयार है, बस किसी एक डेरिवेशन में फंस रहा है, तो सीधे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकता है कि पता लगा कि ये डेरिवेशन 30:29 से स्टार्ट होता है, तो सीधे वीडियो में 30-29 पे जाए और इस डेरिवेशन को देख के काम खत्म कर ले अपना। ऑब्जेक्टिव यही है, आपका समय नहीं वेस्ट होना चाहिए, पूरी मदद मिलनी चाहिए। और जिन बच्चों का चाहते हैं सारे डेरिवेशन का प्रिपरेशन करना, फर्स्ट क्लास पढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए, है ना। तो ये मैंने बातें बताई क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि आपकी चीजों को बहुत सरल कर दूं। आओ बेटा बात शुरू करते हैं। ये है पहला डेरिवेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। डेरिवेशन के नाते ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग इसको डेरिवेशन नहीं मानेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको ले लिया। जब पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें। तो साहब ये होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसको याद भी रखेंगे आप। और कैसे ये आता है ये तो मैं बताऊंगा ही आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड है E, रो रेजिस्टिविटी है, J करंट डेंसिटी होती है, मेरे ख्याल से आपको मालूम होना चाहिए। J या कई लोग स्मॉल j से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। क्या मतलब है इसका भी, ये भी लगे आज समझ लो। करंट डेंसिटी जो होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है I/A। जो परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उससे जाने वाले 90 डिग्री पे जाने वाले जितने भी चार्जेस फ्लो होते हैं उसको हम बोलते हैं पर यूनिट टाइम में J। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी ध्यान रखना। और ये वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन होता है, इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। तो ऐसे पकड़ के रखिएगा और आपको इसकी जानकारी मिलती चली जाएगी। तो ये रही रो होता है रेजिस्टिविटी और सिग्मा है कंडक्टिविटी। तो द अबव इक्वेशन इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ एंड इट इज इक्विवेलेंट टू द स्केलर फॉर्म V इज इक्वल टू IR। ये स्केलर फॉर्म है, यहां वेक्टर यूज किए गए तो वेक्टर है। अब चर्चा करेंगे कि आखिर ये आया कहां से, डेरिवेशन का मुद्दा। चलिए साहब मैं आगे लेके चलता हूं और काफी सरलता से आपको बताता हूं। देखिए पहली बात, अगर मैं कोई कंडक्टर ले लूं जिसकी लेंथ L है, थोड़ा मोटा कंडक्टर बनाया है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसके बीच पाया जाने वाला पोटेंशियल डिफरेंस V है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने E लगाया है। हो गई बात बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड E, पोटेंशियल, ये क्या है पोटेंशियल वेलोसिटी मत समझ लेना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आप जानते ही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर रिलेशनशिप बड़े आराम से लिखा जा सकता है, आप जानते हैं V इज इक्वल टू dV/dr रहता है, तो V इज इक्वल टू E इंटू DL, यानी V को हम लिख सकते हैं E इंटू L। इस बात से आप सहमत होंगे, जो रिलेशनशिप हम लोगों ने पढ़ रखी है, उम्मीद है। अब देखिए यहां पर जो स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ होता है, ध्यान दीजिएगा, उसे कलर में चेंज करता हूं, उसे लिखा जाता है V इज इक्वल टू IR। ये से पहचानते हैं आप, बचपन से पढ़े हैं। और रेजिस्टेंस को हम लिखते हैं रो L/A। इस इक्वेशन को भी, इस फॉर्मूले को भी पहचानते हैं। यहां पर R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों, तो V इज इक्वल टू I, R की जगह आ गया रो L/A। देखिए कितना सरल है। और अब हम लोग रुके रहो, ये क्या हो रहा है, V की वैल्यू डाल देते हैं यहां इस जगह। अब देखिए V की जगह वैल्यू हो गई I रो L/A और ये रहा E इंटू L। देखिए कितना आसान होता है ये सब, L से L कट्टम काटी, तो अब वैल्यू क्या बनी, E की वैल्यू बनी I/A इंटू रो। ये देखिए यही तो है। और I/A मैंने अभी चर्चा की थी, करंट डेंसिटी होती है, और ऊपर से करंट डेंसिटी का डायरेक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। यानी कितना मजेदार हो गया ये। अब ये बन गया वेक्टरली लिख दो, और इस I/A को मैं लिख देता हूं J, और वेक्टर क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही है इसलिए माइनस नहीं प्लस ही है, इनटू रो। तो ये पहला फॉर्म
प्रूफ हो गया आपका, जो आप वेक्टर लॉ प्रूफ कर रहे थे। E इज इक्वल टू जो लिखते हैं, अरे रुको भाई E इज इक्वल टू रो जे। तो ये पहली इक्वेशन थी, क्या है ये? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। और भी तरीके से लिखते हैं, कुछ करना थोड़ी होता है। अब यहां पर अगर मैं जे लिख दूं वेक्टर फॉर्म में, तो इसको लिख सकता हूं 1/ρe। और आप जानते हैं जो कंडक्टिविटी होती है वो रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल में होती है। तो बस खेल खत्म, पैसा हजम। ये देखिए, ये बताइए ये किसी बच्चे को क्यों नहीं आएगा, इतना सरल। दिस इज ऑल्सो वेक्टर फॉर्म, दिस इज ऑल्सो वेक्टर फॉर्म, बस खेल खत्म हो गया, डेरिवेशन आपने कर लिया। तो ये डेरिवेशन आप कैसे नहीं लिख पाएंगे? 100% लिख पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। तो ये रहा डेरिवेशन आपका हो जाता है। अब चलते हैं अगले डेरिवेशन पे, आइए चलते हैं। तो बच्चों हम लोग आ गए सेकंड डेरिवेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार और सरल। देखिए कितना सरल है और कितना आसान है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको जरूर आना चाहिए आपको। क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, इसी का डेरिवेशन हम करने वाले हैं। और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ये नीचे मैंने लिख दिया है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, फटाफट समझ लीजिए, बाकी आप जानते ही हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी gained by the free electrons of a conductor in the opposite direction of the externally applied electric field। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है एक एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर लगाया गया उसकी विपरीत दिशा में होती है। बस इतनी सी बात हो गई, डेफिनेशन, खेल खत्म। अब कुछ मजेदार बातें भी आपको बता देता हूं, सवाल तो करेंगे ही लेकिन मजा भी आना चाहिए। ये रहा फॉर्मूला, अभी इसको डेराइव करेंगे, इसकी चिंता ना कीजिए। अब कुछ बातें देखिए, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है थर्मल, क्योंकि हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करता है, आपको मालूम है, रूम टेम्परेचर पर भी। और उसकी वेलोसिटी देखिए कितनी है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड, 1,00,000 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर की बात करें तो 100 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 100 किलोमीटर। और आपको जान के मजा आने वाला है कि अब तक इस साल ही जहां तक अमेरिका ने सबसे तेज छोड़ी जाने वाली जो मिसाइल है अब तक की, सबसे बेस्ट, जिसे वो शायद सुपर डुपर का नाम दे रहे हैं अमेरिका, यूएस, उसकी जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर सेकंड से भी कम है, जिसे वो कहते हैं दुनिया की सबसे, अब तक की सबसे तेज चलने वाली मिसाइल है। आप बात पकड़ पा रहे, क्यों बता रहा हूं, मजा आएगा आपको। मिसाइल जो अमेरिका ने बनाई है इसी साल, वो कह रहे हैं कि सबसे फास्टेस्ट है वर्ल्ड में अब तक की, और उसकी जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर सेकंड से भी कम है। और इलेक्ट्रॉन पहले से चक्कर 100 किलोमीटर पर सेकंड का मार रहा है। देखिए ये होता है नेचर। साथ में एक चीज और बतानी जरूरी है कि ये है 10⁵ रैंडम मोशन की, लेकिन ड्रिफ्ट की वेलोसिटी बहुत कम होती है, 1 मिलीमीटर पर सेकंड, जरा सी, 1 मिलीमीटर इज वेरी वेरी लेस। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी काफी कम होती है। ठीक है, अब डेरिवेशन की तरफ चलेंगे, क्योंकि वरना पूरी चर्चा हम समझाने लगेंगे आपको। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह टक्कर मारता है, तो दो टक्करों के, दो सक्सेसिव, एक के बाद एक जो टक्कर होती है उसमें लगने वाला एवरेज टाइम। एक टक्कर में मान लो 1 सेकंड लगा समझाने के लिए, और दूसरी टक्कर में मान लो 3 सेकंड लग गए, किसे मालूम कितना लगना है। तो 1 और 3 का एवरेज, बाकी वो जो ऑर्डर रहता है इट इज वेरी वेरी लेस, 10⁻⁻14 सेकंड होता है ये। क्योंकि पिक्चर है, अगर मैं यहां ऐसे करूंगा तो बिगड़ने की जगह उड़ी जाता है। खैर बिगड़ गया आज, ये अच्छी बात है, 10⁻14 पर सेकंड, इतना समय लगता, बात आप समझ पाए होंगे। करते हैं इस डेरिवेशन की बात। मैं इसलिए बता रहा हूं कि पूरी बात पकड़ लीजिए, 100 में 100, 100 में 100। चलिए बात शुरू करते हैं। आपको यह मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी बॉडी के अंदर, वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन अगर इधर भाग रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, और कोई इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है। आप देखेंगे कि जिस भी दिशा में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की बहुतायत होती है मेटेलिक कंडक्टर्स में, तो ये जितनी भी भगदड़ पड़ती है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन इसकी विपरीत दिशा में भाग रहा होता है, और सेम स्पीड से। आप समझ पा रहे होंगे। इस तरीके से अगर मैं मान के चलूं कि जो वेलोसिटीज हैं इलेक्ट्रॉन्स की वेक्टोरली u1, u2, u3 एंड un, ऐसे कर करके मान लूं un तक,
मैं यूएन ही लिख देता हूं, ये n मान लो इलेक्ट्रॉन्स है, सबके सब हैं, तो सब एक दूसरे को नलीफाई यानी इनका एवरेज अगर लेने जाएंगे तो आपका एवरेज मिलेगा 0, क्योंकि एक इधर जा रहा है तो एक इसकी विपरीत दिशा में नीचे जा रहा है। वेक्टर क्वांटिटी वेलोसिटी वेक्टर होती है, दोनों का एवरेज कितना आया 0, एक का डायरेक्शन इधर, एक का विपरीत दिशा में, जहां लोगे उल्टा वाला मिल जाएगा। तो इसका जो एवरेज होता है जिसे मैं यू से लिख रहा हूं, क्या है ये एवरेज, वो एवरेज कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ मारो, u1 वेक्टोरली u2 और इसी तरीके से जोड़ते जोड़ते आप लिख सकते हैं un अपॉन n, सबकी वेलोसिटी जोड़ के डिवाइडेड बाई n, और इसकी वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 0, जो लॉजिक मैंने बताया उस हिसाब से बात पकड़ में आई होगी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा। आप जानते हैं जब आप अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था, अब इस कोई कंडक्टर है, अब इसके अंदर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। क्या लगा दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई कर देंगे उस समय इलेक्ट्रॉनों पे जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन या चार्ज लिख देना चाहिए, तो क्या लगेगा? F लिख दीजिए अगर वेक्टोरली लिख रहे हैं, और माइनस E। आप जानते हैं वैल्यू F की होती है QE। वेक्टर की बात कर ले तो माइनस लगाया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा। ये जो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से मैंने माइनस साइन लगाया। पॉजिटिव चार्ज पे उसी दिशा में लगता है, माइनस चार्ज पे उसकी विपरीत दिशा में लगता है। तो ये कहानी हो गई F इजिकल टू माइनस ई की। इतनी बात आपको समझ में आती है। अगर मैं एक्सेलरेशन की अब बात करूं तो F इजिकल टू ma होता है, तो यहां पर इसको लिख सकता हूं ma माइनस ई, और यहां से एक्सेलरेशन की बात करूं तो माइनस ई अपॉन m। ये देखिए बच्चों, इसका एक्सेलरेशन निकल आता है। किसका एक्सेलरेशन है? ये एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो चार्ज हमारा चल रहा है। खैर, ये बात हमारे सामने आ गई। अब हम बात करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरफ। तो देखिए क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक तो रैंडम मोशन कर रहा था थर्मल एक्साइटेशन की वजह से, वो तो करता ही रहेगा, उसको तो रोक ना पाओगे। साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला खिस भी फोर्स लगाना शुरू कर देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब उसमें ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में खिसकने लगेगा, इलेक्ट्रॉन है इसलिए, है ना। वो खिसकाहट जो होगी वो उसमें कितना एक्सेलरेशन है, क्या फाइनल वेलोसिटी है, वो निकाल रहे हैं। मतलब फिर से एक बार कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है और जब ये मूव करेगा तो कुछ पॉजिटिव आयंस होंगे जिससे इलेक्ट्रॉन कूद के बाहर आया है, कुछ इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे होंगे। तो जब ये भागेगा तो मान लीजिए पहली टक्कर इससे खा जाएगा, फिर ये शुरू होगा, फिर दूसरी टक्कर इससे खा सकता है। तो एक तो टक्कर में लगेगा टाइम, उसे बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम T1, इसके लिए τ1। दूसरा, यहां पर जब टक्कर खाएगा तो रुक जाएगा, फिर वो शुरू होगा 0 से। तो एक्सेलरेशन जो लगेगा, जो ये एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन की वजह से उसमें यहां पर पहुंचने से पहले v कितना मिलेगा। यहां तो ये हो गया u1, भाई यहां पे टक्कर खा गया था ना, तो जो उसकी थर्मल वेलोसिटी थी u1 वो तो मिली हुई है उसको, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन ऐड हो गया है, तो v1 कितना हो जाएगा। बात पकड़ में आई होगी। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, देखिए v1 इज इक्वल टू u1 प्लस एक्सेलरेशन इंटू τ1। ये इक्वेशन ध्यान से देखिए। क्या मतलब है कि सपोज करिए इलेक्ट्रॉन यहां टक्कर खा गया, उसके बाद वो फिर चला, इसको चलने में यहां से यहां तक सपोज करिए टाइम लगा τ1, और एक्सेलरेशन इस पे लग रहा है a, और शुरुआती वेलोसिटी कितनी थी u1, वो तो थर्मल एक्साइटेशन तो मिला ही है, उसकी वजह से चल ही रहा है। तो u1 से आगे बढ़ा, एक्सेलरेशन की वजह से यहां पहुंचने तक उसकी वेलोसिटी v1 हो गई। आखिर वो v1 कितनी होगी ये लिख रहे हैं। तो v1 is equal to u1 plus a τ1, τ1 is the relaxation time of this first electron। इसी तरह से मैं बात करूं अगर v2 की, तो मैं लिख सकता हूं भाई दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो दूसरी वेलोसिटी होगी उसकी क्या मालूम, और इसको लिख दो एक्सेलरेशन क्योंकि सेम है, इसमें तो कुछ फर्क नहीं है, और τ2। इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों की बात की जाए तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, vn is equal to un plus a
और टाउ एन, आप देख पा रहे होंगे। अब यहां पर मैं अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बोलते हो एवरेज वेलोसिटी, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अभी आपने डेफिनेशन में बताया है, तो अगर मैं इसको लिख दूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि एवरेज वेलोसिटी होगी, बात करूं वीडी के लिए अगर हम लोग बात करें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका सम अपॉन एन। ये देखिए वेलोसिटीज थी ना v1 v2, और इस तरीके से बात करेंगे तो vn अपॉन एन, स्मॉल कैपिटल जो भी यूज कर रहे हो कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। तो n से डिवाइड कर दीजिए, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसकी जगह अगर इसको आप लिखेंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 इसको ऐड करके, तो ये देखिए वैल्यू यहां क्या आ जाएगी, आप ध्यान से देखिए, ये वैल्यू आ जाएगी यहां पर v1 v2 की जगह ये वैल्यू डाल दी, तो यहां आ जाएगा देखिए u1 u2 प्लस un अपॉन n, और प्लस a ले लो कॉमन सब में, और ये रहा टाउ 1 टाउ 2, और ऐसे ही लिखोगे तो टाउ n अपॉन n। ध्यान से देखिए, इसको मैं सेंटर में ले रहा हूं, बात पकड़ में आई होगी, तो थोड़ा सा नीचे लेना बेहतर होगा। ये देखिए इस तरह से मैंने लिख दिया, यहां v1 की वैल्यू यहां से पुट कर दी। अब देखिए आपने पहले बताया था कि एवरेज वेलोसिटी सबकी 0 होती है इक्वेशन 1 में, थर्मल एक्साइटेशन के से u1 प्लस u2 प्लस un। ये देखिए आपको बताया था ना शुरुआत करते वक्त ही, ये देखिए ये इसकी वेलोसिटी हमारी कितनी होती है, 0 होती है। तो इसकी वैल्यू वहां 0 पुट कर देंगे हम लोग, देखिए वहां पर 0 यहां पर रोकते हैं, और यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे क्या, दिस इज 0, आप समझ पाए होंगे। और ये वैल्यू क्या हो गई a, और ये एवरेज लिख देते हैं टाउ। तो टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, या केवल हम लोग रिलैक्सेशन टाइम भी लिखेंगे तो इसका मतलब यही सीखेंगे बेटा। मैं एक एक चीज बड़े प्यार से आपको समझा रहा हूं जिससे कहीं भी आपको प्रॉब्लम ना हो। बस ये फॉर्मूला टाइप आ गया, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए और डेरिवेशन खत्म। ये देखिए जो वीडी की वैल्यू है इसे आप लिख सकते हैं एक्सेलेरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू अभी निकाली थी शुरू में जिसकी वैल्यू थी -e अपॉन m, अभी निकाली थी इनटू टाउ, और यही आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी में प्रूफ करना था। इसी को लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि वीडी किसी और चार्ज का होगा तो इलेक्ट्रॉन की जगह वाला चार्ज आ जाएगा। अभी ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये होती है। अब इसको पकड़ के रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले डेरिवेशन पे, आइए। तो बच्चों करते हैं अगला भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट, और उसका मतलब या हेडिंग क्या कह सकते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप जानते ही इस फॉर्मूले को आप पहचानते होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। साथ में न्यूमेरिकल्स के लिए भी ये फॉर्मूला बहुत काम का है, पूछे जाते हैं इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल। खैर अभी हम बात डेरिवेशन की कर रहे हैं, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आप बिल्कुल देखिए, धमाका है उसमें। ठीक है, NEAVD इसको हम प्रूव करेंगे। I क्या स्टैब्लिश कर रहे हैं, करंट के बीच में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप। इसको मैं ऊपर खिसकाता हूं और डेरिवेशन करने की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये फोटो इस पे लिखो तो कभी कभी दिक्कत होती है। एनीवे, अब एक मैं कंडक्टर लेता हूं, थोड़ा मोटा सा कंडक्टर बना रहा हूं जिससे आप आसानी से देख सकें। एक बैटरी लगाता हूं इसमें, ये सब बैटरी लग गई, प्लस माइनस वगैरह वगैरह, करंट जाएगी I, करंट लौट के आएगी I। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज करो A है, इस कंडक्टर की लेंथ L है, इसमें जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है वो V है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है। इतने पैरामीटर लिख दिए, किसी और की जरूरत पड़ेगी तो वो भी लिखेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, अब करंट जा रही इधर से इधर, तो इलेक्ट्रॉन करंट की विपरीत दिशा में चलते हैं, तो हमारे इलेक्ट्रॉन साहब इधर भागेंगे, है ना, और करंट इधर जा रही होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉन की चलने की विपरीत दिशा में होती है, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। चलिए कुछ बातें और लिखते हैं हम लोग। अब पहला रिलेशन जो हमें EVDL में लिखते हैं, दिस इज E इज इक्वल टू V बाई L। ये आप पहचानते ही कि इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस
और L अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो तो इस रिलेशनशिप को स्टैब्लिश किया जा सकता है। साथ में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को Vd लिख देते हैं। अब उसके बाद देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर, और कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है वो उसे बोल सकते हैं आप चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसे मैं कह दूंगा n, यहां पर कुछ ना कुछ तो कहना होगा ही होगा। अगली बात देखते हैं कि अगर n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, ये सब जानते हैं, मैं E लिख के छोड़ दूंगा, E से इसको समझते रहेंगे E। अब इससे अगर आप देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इसकी बात करें, इस वॉल्यूम में कितने, बेसिकली चार्ज निकालना है। तो मैं अभी अगला स्टेप लिख रहा हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं ब्लैक कलर से लिखना चाहिए जिसे आप डिमार्केशन या अलग से फील कर सकें बड़ी आसानी से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन कंडक्टर, ठीक है साहब, बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। भाई आप जान ही रहे हैं कि एक यूनिट वॉल्यूम में n है और इसका वॉल्यूम होगा A इंटू एल, तो NaL हो जाएंगे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कौन सी स्पेशल बात है। अगली बात देखिए साहब, अब लिख दीजिए चार्ज कितना है, टोटल चार्ज इन द कंडक्टर, गिवन कंडक्टर लिख देते हैं जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इन द कंडक्टर। तो भाई इतना चार्ज था, इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई, इतने तो इलेक्ट्रॉन थे तो हो जाएगा NeAl, इतना था इलेक्ट्रॉन, एक पे चार्ज होता है E, तो टोटल चार्ज हो गया NeAl। बात समझ में आती है। अब देखिए साहब, मान लीजिए इस सिरे से, ये P सिरा है, ये Q सिरा है, P सिरे से इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं और T टाइम बाद जो इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। आप समझ पा रहे होंगे, जो इलेक्ट्रॉन यहां से P से इंटर किए, T समय बाद वो पूरी लेंथ L चल लेते हैं, वो यहां से निकल जाते हैं। तो आप क्या देख पाएंगे यहां पर, इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विच entered the conductor at the right hand side will pass through the conductor at the left hand side। भाई यहां से कलर रेड, यहां से राइट हैंड साइड से जो इंटर किए थे वो लेफ्ट हैंड साइड से निकल जाएंगे T टाइम के अंदर। तो आप लिख सकते हैं T इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये लिख देना चाहिए हमको आराम से। और ये डिस्टेंस की बात थी L, क्योंकि कंडक्टर की लेंथ थी L और स्पीड इसकी वेलोसिटी कितनी थी Vd। आप समझ पा रहे हैं। और हम जानते भी हैं कि जो करंट की वैल्यू होती है, वो करंट की वैल्यू होती है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। और इसमें चार्ज कितना है, चार्ज आपने निकाला है NeAl, टाइम कितना है L अपॉन Vd, यहां से L और L कट गया, NeAVd, ये आपका रिजल्ट मिला। तो ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गई, I इज इक्वल टू NeAVd। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। ये बात समझते रहिएगा और काम आपका बनता रहेगा। बस खेल खत्म हो गया, इतनी सी बात समझनी थी। इसमें ये जो लगाया ये समझ के रखिएगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन यहां इंटर करते हैं वो मान लिया है कि T समय में वो सारे इलेक्ट्रॉन इधर से निकल जाते हैं, इसलिए कितना समय लग रहा है, डिस्टेंस L हो गया और वेलोसिटी Vd हो गई। Vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद जो लगाई थी। इस तरह से आप ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर देते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपको आनी भी चाहिए। तो ये डेरिवेशन हो जाता है। चलते हैं अगले डेरिवेशन पे, आइए। तो बच्चों करते हैं अगला डेरिवेशन, ये भी महत्वपूर्ण है। क्या पूछा जाता है, देखिए कहा जाता है कि डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप ओम्स लॉ को ड्रिफ्ट वेलोसिटी से प्रूव कीजिए, ये सवाल बन जाता है, या डिड्यूस कीजिए। तो करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये फोटो है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इसको प्रूव करेंगे, V अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि ओम्स लॉ होता ही है।
अब इसको मैं ले जाता हूं आगे। आप जानते ही हैं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती थी इक्वेशन में, फॉर्मूले में हम लोगों ने जो पढ़ी वो क्या थी, E इलेक्ट्रिक फील्ड रिलैक्सेशन टाइम अपॉन m, माइनस साइन था, वो केवल इतना बताता था कि Vd इधर है कि इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसको मैंने छोड़ दिया है, केवल इतना ही सेंस था उसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। बहुत अच्छी बात। अब यहां पर आप एक फॉर्मूला और जानते हैं, EVL में रिश्ता, तो आप जानते हैं E की वैल्यू होती है V अपॉन L, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खूब ध्यान दे चुके हैं। इसकी जगह वैल्यू रख दो EV टाउ अपॉन M इंटू L, ये आपकी VD का रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाता है। एक और फॉर्मूला आप पहचानते हैं जो भी हम लोगों ने डिराइव किया है, I इज इक्वल टू NEAVD, बहुत सुंदर तरीके से जान रहे हैं। यहां पर VD की वैल्यू रख दीजिए यहां पर, तो ये रखा NEA, VD की जगह रख दिया अपने EV टाउ M अपॉन L। देखिए साहब, बहुत अच्छी बात। अब यहां पर हम लोग, ये पोटेंशियल डिफरेंस था, ये I था, यहां से कुछ कट रहा है, अभी नहीं कट रहा, बढ़िया है, तो ये V अपॉन I निकाल लेते हैं। ध्यान से देखो, तो ये V ऊपर, I इधर, और ये चल गया ऊपर, तो ये रहा ML ऊपर, और नीचे क्या रहा, NE स्क्वायर टाउ इंटू A। देखिए ये फंडा बना, ये एक्सप्रेशन बना, ध्यान से देखिए मेरी बात। इसी से, इससे और इससे हम लोगों ने ये अचीव कर लिया। अब यहां पर देखो, फॉर ए गिवन कंडक्टर, फॉर ए, मैं खूब बड़ा बड़ा लिख रहा हूं बोर्ड पे, जैसे आपको दिखने में कोई कष्ट ना हो और बढ़िया दिखे। फॉर ए गिवन कंडक्टर हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स्ड होता है, लेंथ भी फिक्स्ड होती है। भाई एरिया लेंथ नहीं चेंज हो, या आप कहते ही हैं कि कोई प्रेशर टेम्परेचर ना बढ़ाना जिससे ये चेंज हो। अब उसके हिसाब से देखिए यहां पर m कांस्टेंट है, m तो है मास ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं, l कांस्टेंट है गिवन कंडक्टर के लिए, n है चार्ज डेंसिटी वो भी कांस्टेंट है, E है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम वो भी कांस्टेंट है, एरिया वो भी कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, तो V अपॉन I भी कांस्टेंट है। ये क्या है, यही हमारा ओम्स लॉ है कि प्रेशर, टेम्परेचर या फिजिकल कंडीशन को चेंज ना करें तो ये चीज चेंज बराबर आएगी। अगर फिजिकल और टेम्परेचर बदलेंगे तो टेम्परेचर बढ़ने से उसका एरिया और लेंथ में बदलाव आना शुरू हो जाएगा, थर्मल एक्सपेंशन होने लगेगा, तो ये चीज वैलिड नहीं रह पाएगी। हो गया ओम्स लॉ का डेरिवेशन, ओम्स लॉ का प्रूफ, क्या दिक्कत की बात है। अब यहां पर एक दो बातें और आती हैं, जो बच्चे बोर्ड्स की अच्छी तैयारी चाहते हैं या कॉम्पिटिटिव लेवल में जेईई मेंस की या नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी ध्यान दीजिए, यही सब बातें आएंगी, चिंता एकदम नहीं करना। अब ये देखिए V अपॉन I की वैल्यू होती थी R ओम से, यही R की वैल्यू हो गई और क्या, बस ये देखो, इसको भी याद कर लो फॉर्मूले के तौर पे, अगर 100 में 100 चाहिए तो NE स्क्वायर टाउ A। What is this? This is R। फॉर्मूला याद है, आपको घुमाने की कोशिश कोई करेगा तो भी नहीं घूमेंगे आप, क्यों घूमेंगे। अब एक फॉर्मूला और याद कर लो, ये काम हो गया। आगे चलते हैं, आपने पढ़ रखा फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये तो फॉर्मूला जानते ही जानते, हम रो निकालना चाहते हैं, यहां से रो पकड़ो, R A अपॉन L आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब यहां वैल्यू पुट कर दो इस R की, तो ML अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू A अपॉन L। देख रहे हैं, तो इस A से ये कट गया, इस L से ये L कट गया, क्या वैल्यू बची, इस रो की वैल्यू बची M अपॉन NE स्क्वायर टाउ। ये देखिए वैल्यू आ गई, और ये रो आप जानते भी कि जो ये क्या होता है, दिस इज द रेजिस्टिविटी। कई लोग इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये सब आप लिख लीजिएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अब ये देखिए लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, ये क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, ये भी वेरीफाई कर दिया आपने। तो देखिए कितनी बढ़िया चीज है, कितनी सरल है, सो सिंपल, पढ़ते जाओ और काम खत्म, सब पूरा आ जाएगा आपको। चलिए अगले डेरिवेशन पे चलते हैं, आइए। तो बच्चों हम लोग करते हैं अगला डेरिवेशन, बहुत ही मजेदार और आसान। देखिए क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज। जब हमारा सेल्स को सीरीज में लगाते हैं तो उस समय हमारा क्या फॉर्मूला बनता है, वो एक्सप्रेशन भी आपको मालूम होना चाहिए, डेरिवेशन आता है।
तो कॉम्बिनेशन, सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी बोलते हैं, और सेल इन सीरीज आप पता ही है, ये सेल इन सीरीज का एक फोटो लगा हुआ है, इस डिटेल में नहीं जा रहे, जो बंदा चाहे नोट कर ले। इसका रिजल्टेंट जो आता है, यानी यही हमको प्रूव करना, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि अगर हम लोग सीरीज में लगाते हैं तो इसका नेट रिजल्ट E1 प्लस E2 होगा ईएमएफ, और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 भी जुड़ जाएंगे आपस में, R इक्विवेलेंट। ये कहां से आया, इसी की हम प्रूविंग करने वाले हैं। चलिए इस फोटोग्राफ को ऊपर में भगाता हूं और अपनी कहानी शुरू करता हूं। मान लीजिए हमारे पास 2 सेल हमने लगाए हैं, और इसी तरीके से बाकी सेल लगा देंगे। यहां मैं थोड़ा सा ऐसे इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा देता हूं, फिर ये एक सेल लगाता हूं, इसका थोड़ा इंटरनल रेजिस्टेंस, और ऐसे दिखा देता हूं। ये पॉइंट ले लेता हूं C, इसको ले लेता हूं B। ये साफ सेल की कहानी है। एक सेल है ऐसे, इसी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये मैं यहां से एक टर्मिनल निकालता हूं जिसको मैं लिख देता हूं A। ठीक है, यहां पे जो पोटेंशियल होगा उसे लिखूंगा VA, यहां के पोटेंशियल को लिखूंगा VB, यहां के पोटेंशियल को लिखूंगा VC। सपोज करिए करंट हमारी इस तरीके से फ्लो हो रही है, जिसकी वैल्यू I है। मुझे ब्लैक कलर भी यूज करना चाहिए था, जिससे आप बेहतर और समझ पाते। अब इसी के इक्विवेलेंट अगर मैं एक बैटरी लगाना चाहूं, जो भी दिखाऊंगा आपको, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसी के इक्विवेलेंट एक बैटरी लगा लेता हूं ऐसे, जिसका कुछ E इक्विवेलेंट होगा इन दोनों के बराबर, और R इक्विवेलेंट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2, और EMF की बात करूं तो E1, और इसको हम कह सकते हैं E2। यही हमें डेरिवेशन के तहत प्रूफ करके निकालना है। चलिए बात शुरू करते हैं। अगर मैं VAB लिखूं तो VAB का मतलब होता है VA माइनस VB, और इस तरीके से VA और VB अगर इनके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो तो हम लिख सकते हैं E1 माइनस IR1। भाई हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू E माइनस IR1, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, तो ये आराम से लिख दिया हम लोगों ने। इसी तरीके से मैं अगर लिखना चाहूं बेटा इस BC की कहानी, तो इसको लिख सकता हूं विज BC, B ये है, C ये है, तो इसको लिख सकते हैं VB माइनस VC, और इसी तर्ज पर E2 माइनस करंट तो सेम ही है IR2। आपने देखा ले देखे कि ये वैल्यू बराबर बन गई। अब अगर मैं इन दो इक्वेशंस को, इसको नंबर 1 इक्वेशन बोल देता हूं, इसको नंबर 2 इक्वेशंस बोल देता हूं, और इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं इस कलर को ले लेता हूं, थोड़ा अलग लग रहा है, ऐड कर दूं, एडिंग 1 प्लस 2, अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, VAB प्लस VBC, VAB प्लस VBC, और यहां वैल्यू आ जाएगी VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC, और यहां आ जाएगी, जगह थोड़ी कम है, E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2। अब आप ध्यान से देखें अगर, तो यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है ये जो वैल्यू है बड़ी बढ़िया है, लेकिन यहां पे देखें तो ये VB कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा VA माइनस VC, और VA माइनस VC को आप सिंपली क्या लिखोगे, VAC, यही इसका मतलब होता है। और यहां वैल्यू क्या हो गई, E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2। अब देखिए अगर इन दोनों की जगह मैं कोई एक इक्विवेलेंट बैटरी लगाता हूं, इसको मैं A बोलता हूं और इस वाले टर्मिनल को मैं C बोलता हूं, तो यहां VA माइनस VC को मैं क्या लिखूंगा, E इक्विवेलेंट माइनस करंट, अगर इसमें I जा रही है तो IR इक्विवेलेंट, इस इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। इससे हम इस इक्वेशन को कंपेयर कर देते हैं बेटा, है तो वही ना, तो VA माइनस VC इधर, VA माइनस VC इधर, ये इसके बराबर होना चाहिए, यानी E इक्विवेलेंट की वैल्यू E1 प्लस E2 होनी चाहिए, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 प्लस R2 होनी चाहिए। तो इससे हम क्या सीखे, ये हो गया प्रूफ। अभी इसे लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। कुछ बातें और जो आपको और सशक्त बना देंगी। देखिए तो हम क्या सीखे, हम ये सीखे कि जब भी बैटरी को हम लोग सीरीज में लगाते हैं, R1 R2 E1 E2, जब बातचीत की जाती है सीरीज की तो उसमें EMF हो जाता है ये, और रेजिस्टेंस भी आपस में सिंपली जुड़ जाते हैं।
अगर कोई बैटरी, मान लीजिए ये दो बैटरी सीधी लगी हैं और तीसरी बैटरी इस टर्मिनल के विपरीत दिशा में है, ये देखिए प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ये 5 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, तो टोटल ईएमएफ कितना होगा? तो आप जब ऐड करेंगे तो विथ साइन रख दीजिएगा, इन दोनों का प्लस लिया है, अगर इस डायरेक्शन में करंट जा रही है इसका माइनस लगा दीजिएगा, मतलब नेट ईएमएफ कितना आ जाएगा? ई इक्विवेलेंट 5 + 3 - 2, आप समझ पा रहे होंगे, आ गया 6 वोल्ट, इस तरह निकलेगा। अगर ये उल्टा नहीं लगा है, सीधा ही लगा है, बता दूं काहे को रह जाए, तो ये 5, ये 3 और ये सपोज करिए बड़ा डंडा इधर प्लस माइनस एक ही पोलरिटी में लगे हैं, सब वही 5, 3, 2 वोल्ट की बात चल रही है। तो इस समय आ जाएगा ई इक्विवेलेंट, तीनों को ऐड कर देना चाहिए, ये आ जाएगा 10 वोल्ट। ये दोनों का फर्क है, उम्मीद आप समझ पाए होंगे, बहुत छोटी बात है लेकिन आपका ध्यान जाना चाहिए। चलते हैं अगली डेरिवेशन पे, पैरेलल में क्या होता है ये सीखेंगे। आइए तो बच्चों देखते हैं कि जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल, उसमें क्या होता है। बड़ा मजेदार है और बहुत ही आसान है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जिक्र करेंगे, बाकी बातें लिखी आप नोट कर सकते हैं। टू प्रूव, यानी ये रिजल्ट हमको लेके आना है कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो सेल लगाए जाते हैं, E1 E2 लगे, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है, तो यहां पर E इक्विवेलेंट हमारा ये वैल्यू बनेगी लोकेंड अपॉन R इक्विवेलेंट, और 1/R इक्विवेलेंट को 1/R1 + 1/R2 लिखा जा सकता है। तो इसको देखने के लिए, समझने के लिए हम पहुंचते हैं यहां तक, कैसे पहुंचेंगे उसका जिक्र करते हैं। तो मैं इस फोटोग्राफ को ऊपर ले जाता हूं, आपके लिए फिगर बनाता हूं। ये रहा पहला सेल और यहां रहा साहब दूसरा सेल। ऐसे दो टर्मिनल्स बना लिए हम लोगों ने, बिल्कुल आसानी से। कुछ नाम भी दे दीजिए इसको, किताब की भाषा के ही अनुसार ए, इसको मैं बोल देता हूं साहब B1, इसी तरह इसको बोल देता हूं B2, और ए के बाद ए भी हो चुका है, C पकड़ लेते हैं। और इसका जो ईएमएफ है इसको E1 लिख देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2। बात समझ गए होंगे, प्लस माइनस आप पहचानते ही कम से कम। यहां से जो करंट जा रही है, सपोज करिए करंट I जा रही है यहां से, दिस इज I, यहां से ब्रेक हो जाती है, इसमें जाती है साहब I1 और इसमें जाती है I2। I1 इधर से होते हुए, I2 इधर से होते हुए, वापस यहां पे करंट की वैल्यू मिल जाती है I। अब बात को देखिए आगे लेके चलते हैं। यहां पर हम जान ही रहे हैं कि जो I की वैल्यू है वो I1 + I2, इसमें कहने की कोई बात नहीं है, बताने की भी नहीं है। फिर भी अब बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल के लिए B1 B2 के बीच का पोटेंशियल, यानी अगर मैं लिखूं V = VB1 - VB2, भाई इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, पैरेलल में तो चाहे इधर से पोटेंशियल लो चाहे इधर से पोटेंशियल लो, दोनों में बराबर होता है। तो दोनों ही चीज को यूज करेंगे, पहले इस सिस्टम को लेंगे फिर इस बैटरी को लेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा पहले ऊपर वाली बैटरी ले रहे हैं, तो V = E - IR, तो I1 - I1 × R1, ये बहुत प्यार से लिख सकते हैं, कलर चेंज कर लेता हूं। और यही बात हम लोग अगर मैं नीचे से कनेक्ट करूं, नीचे वाली बैटरी से कनेक्ट करूं इधर से, तो यहां पर भी यही बात लिखी जा सकती है। इसको लिख सकते हैं E2 लिखिए और -I2 × R2 लिख दीजिए, बिल्कुल आराम से। अब यहां पर मैं इसका I1 I2 निकाल के इस इक्वेशन में देखता हूं कहां पहुंच सकता हूं। तो पहली वाली इक्वेशन इधर निकाल लेते हैं। यहां से अगर मैं निकालूं I1, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए यहां पर, इसको इधर ले लो, E1 - V अपॉन, ये देखिए R1 नीचे चला गया, और इसी तरीके से मैं ब्लैक कलर यूज करते हुए इससे निकाल दे रहा हूं क्या, I2, बहुत ही सिंपल है इसलिए ज्यादा कुछ करना नहीं, इसको इधर ले लो, इसको इधर, तो E2 - V अपॉन R2। ये देखिए I1 I2 दोनों बातें आ गई। अब पहली इक्वेशन में अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन बोले तो I1 I2 की वैल्यू डाल दो, तो I बराबर कितना हो गया, I1 की जगह वैल्यू हो गई E1 - V अपॉन R1, और I2 की जगह वैल्यू हो गई E2 - V अपॉन R2। अभी देखिए और आगे बहुत बढ़िया सवाल होता चला जाएगा, आगे थोड़ा इसको बढ़ाते हैं और इसको E1 और V को हम लोग अलग कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी I = E1 अपॉन R1 -V अपॉन R1 + E2 अपॉन R2 - V अपॉन R2।
इसको यहां पर क्या लिख लेते हैं, ई वाले एक साथ, वी वाले एक साथ। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। देख पा रहे होंगे, इसी को एक तरह से हमने थोड़ा सा सेटिंग जमा के लिख लिया। अब यहां पर अगर हम V की वैल्यू निकालें बेटा V के साथ, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं इस वाली कैलकुलेशन को, कि आप क्या लिख सकते हैं, V LCM वगैरह ले लीजिए यहां पर, तो आ जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। इस V को हमने इधर ले लिया है इसलिए प्लस लिखा है, और यहां पे वैल्यू क्या लिखेंगे, इसकी सॉल्व कर दीजिए आप, तो लिखोगे E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 इसका, और साथ में जो I था वो चला जाएगा इधर इस तरफ, और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस I। ये वैल्यू हो गई। अब यहां पर देखिए V सिंपली निकालना है, तो इसको इतने से आप डिवाइड मार दो, चाहे इसको 1 करना है तो इतने से डिवाइड मारोगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगी। देखिए साफ शब्दों की बात अगर हम करें तो R1 R2 से कर दो मल्टीप्लाई पहले, तो नीचे साफ हो गया, तो लिखिए V, आपको सरल तरीके से दिखाते हैं, तो ये हो गया E1 R2 प्लस E2 R1, R1 R2 से मल्टीप्लाई क्या उड़ गया, माइनस I इंटू R1 R2। ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब R1 प्लस I2 से डिवाइड मार दो, तो V की वैल्यू कितनी मिल गई, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये देखिए वैल्यू क्या मिल गई बेटा, ये मिल गई आपकी पूरे आसानी से V की वैल्यू। अब अगर आप पूरी इक्विवेलेंट बैटरी लगा दें, जो हम चर्चा करते हैं ना, जो सेटअप था, इसकी जगह मैं एक बैटरी लगा देता हूं इसी टर्मिनल्स के बीच में, जिसे मैं कह दूंगा E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। ठीक है, उस हिसाब से हम क्या कह पाएंगे कि V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। अब कंपेयर कर दीजिए इससे, जब आप कंपैरिजन करेंगे तो E इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, ये देखिए हो गया E इक्विवेलेंट, जो की वैल्यू हो गई E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। और इसी तरीके से R इक्विवेलेंट की बात करें आप, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये भी फॉर्मूला अनुमा आप इसको याद रखिए। पहली बात, आगे मैं वहां पहुंच रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप बात पकड़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन याद रखा भी जा सकता है, थोड़ा सा सिमेट्री जैसा नजर नहीं आता तो इसको सिमेट्री में भी ले आएंगे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में E1 R1 E2 R2 लगा रखा है आपने पैरेलल, तो E इक्विवेलेंट कितना होगा, तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और ये R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 हो जाएगी। अब इसको याद रखने के लिए आसान हो, इसलिए हम क्या तिकड़म करते हैं बेटा, देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, और क्या करिए, यहां पर अगर मैं लिख दूं साहब E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, तो ये सिंक्रोनाइज, ये अगर इसको इस E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट को डिवाइड मार दें आप यहां पर, तो डिवाइड मारेंगे तो ये देखिए क्या बन जाता है, E1 R1 प्लस E2 R2। इसको याद रखना, आप डिवाइड मारिए इसको, तो जब डिवाइड करोगे तो R1 प्लस R2 कट जाएगा, नीचे R1 R2 बचेगा, R1 R2 से मारोगे तो E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R1 बचेगा। इस फॉर्मूले को याद रखना थोड़ा ज्यादा आसान लगता है, E अपॉन R, E अपॉन R, E अपॉन R, ऐसे तो याद ये भी रखिए, और ये देखिए बहुत आसान लगता है, तो मैं तो ऐसे पकड़े रहता हूं। खैर इंपॉर्टेंट दोनों है, एक ही चीज है। और इसी तरीके से अगर R इक्विवेलेंट की बात की जाए, तो यहां पर अगर आप बात करेंगे तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 अपॉन R1, ये पैरेलल का ही है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो ये पैरेलल के, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है सर सेल्स का, उस समय ये रिलेशनशिप वैलिड होती है, हेंस प्रूव्ड, और ये आपको आनी भी चाहिए। और अगर लिख के आ जाए कि E इक्विवेलेंट बताइए, तो E इक्विवेलेंट आप ये बता सकते हैं, R इक्विवेलेंट बताइए तो R इक्विवेलेंट ये बता सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी बता सकते हैं। ये चीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल में रहती है, बिल्कुल आसान है। एक बार अब मैंने समझा दिया, वीडियो पॉज कर लीजिए, रजिस्टर खोलिए, कर डालिए, कहीं फंसी है तो देख लीजिए, बिना देखे एक बार करना अति आवश्यक है, और खेल खेल में बातें हो जाएंगी। चलिए चलते हैं आगे, अगले डेरिवेशन पे आइए।
तो आइए बच्चों करते हैं अगला डेरिवेशन। इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, मिनटों में कर लेंगे, बहुत इजी। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जब सीरीज कॉम्बिनेशन होती है सेल के अंदर, उस समय मैक्सिमम करंट अगर ड्रॉ करना है तो क्या कंडीशन होगी? तो कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है उसकी, यही प्रूफ करना होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी आर, लोड जो डाले हो, मस्ट बी मच हाइयर देन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एनआर है, यानी आर की वैल्यू जब काफी ज्यादा होती है, बड़ी होती है एनआर से, उस समय ये हमें आई मिलती है जो कि मैक्सिमम करंट होती है। तो ये अक्सर आपसे पूछते हैं कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ऐसा बहुत जगह जरूरत पड़ता है, उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, अभी सीधे डेरिवेशन की तरफ रोक के रखता हूं। चलिए इसको हम लोग डेराइव करते हैं और देखते हैं कि कैसे बात बनने वाली है। बहुत बढ़िया। तो साहब एक डायग्राम बनाते हैं जहां सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल लगाए जाएं। ये लगा सीरीज कॉम्बिनेशन में कई सारे सेल, और ऐसा मान लेते हैं कि हम लोगों ने n सेल्स लगाए हैं। ये एक्सटर्नल लोड है, ये कितने सेल हैं? ये यहां कहीं मैं लिख देता हूं n सेल्स हैं, जैसे आपको और हमको दोनों को ध्यान रहे। ये बाहर का रेजिस्टेंस है R, यहां करंट कुछ फ्लो प्लस माइनस मान लीजिए की तरफ लगे हैं, ये करंट जाएगी, यहां से करंट लौटेगी। बहुत। और एक सेल का, वन सेल के लिए हमारा EMF ले लेते हैं साहब E, और इंटरनल रेजिस्टेंस ले लेते हैं हम लोग, इंटरनल रेजिस्टेंस ले लेते हैं R। वन सेल की बात कर रहे हैं, एक्स ईच सेल लिख दे दो, या जो भी भाषा अपना लिखना हो लिख दो। अब सर हम सीरीज में कलर में बदलना चाह रहा हूं, हम लोग सीरीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन है ये, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल EMF कितना हो जाएगा? E इक्विवेलेंट कह लीजिए, या टोटल EMF ऑफ द सेल E, तो वो हो जाता है E1 प्लस E2, आपने पढ़ा था। तो सारे को अगर जोड़ेंगे E1 E2 करते हुए तो NE हो जाएगा ना, सब तो E के हैं, N टाइम्स जोड़ दो, तो ये हो गया NE। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल R इक्विवेलेंट लिख देता हूं, तो वो होता था R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, सब R जोड़ोगे N टाइम्स, समझ रहे हो ना? R सबका R है ना, N टाइम्स जोड़ोगे R प्लस R प्लस R प्लस R, तो कितना बन जाएगा? NR। इतनी बात आप पकड़ लेते हैं, उसमें कोई परेशानी मुझे नजर नहीं आती कि आप ना समझ पाए। अब करंट की वैल्यू देखो I, तो आप क्या लिखोगे? टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। अब देखिए यहां पर I लिखा, टोटल EMF कितना था? NE। टोटल रेजिस्टेंस एक तो इंटरनल था NR, और बाहर ये R वाला सीरीज में लगा हुआ उसके, तो क्या वैल्यू लिख दोगे? R प्लस NR। बात पकड़ में आई? ये वैल्यू, ये फॉर्मूला आपके आ गया करंट का। अब यहां पर देखिए दो केसेस, मैक्सिमम करंट की बात करेंगे, लेकिन क्या क्या हो सकता है। देखिए फर्स्ट केस नंबर 1, केस 1, जब हमारा इफ कैपिटल R इज मच हाइयर देन NR, R NR से काफी बड़ा हो जाए, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, और आप इसको क्या लिख सकते हैं इस वक्त? I इज इक्वल टू NE अपॉन R। अब ये आप देख पा रहे हैं कि एक सेल से करंट मिलती थी ER, तो ये करंट कितनी है? N टाइम्स करंट, N टाइम्स द करंट फ्रॉम ईच सेल, यानी कि जो सेल हमारे पास था उससे N टाइम्स ज्यादा करंट, E बाई R थी ना एक सेल से, तो NE बाई R हो गया, तो N टाइम्स हो गई। अब बात हम लोग करते हैं, अगर केस नंबर 2 ले लें, बहुत सरल, इफ R की वैल्यू हम छोटी ले लें बहुत, ये लिख दो, या मतलब NR की वैल्यू काफी बड़ी ले लो R से, दोनों बातें एक ही तो है, A B से बड़ा है, B A से छोटा है, बात बराबर होती है। अब इस कंडीशन में I जब लिखोगे, ये R छोटू हो गए NR के सामने, तो R निपट गए, तो ये हो गया NE अपॉन NR, और यहां पर क्या रहा? ER। तो ये तो वही करंट है जो आपको एक सेल से मिल रही थी, द करंट गिवन बाय वन सेल, गिवन बाय सिंगल सेल। तो देखिए, तो मैक्सिमम करंट कहां मिली? मैक्सिमम करंट यहां मिली, और यही आपको प्रूफ करना था बस।
इसके लिए कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन को पकड़ लीजिए, मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। इस तरह से डेरिवेशन कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, प्यार से करते जाओ। जो मैं मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूं उसका पूरा फायदा उठाओ। रजिस्टर बना लो डेरिवेशन का, ऐसी की तैसी धुआं आग लगा देंगे। चलिए अगला सवाल भी करते हैं इसके आगे, आइए। तो बच्चों अगली डेरिवेशन पे चलते हैं, जहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट की डिमांड करेंगे हम कि भाई मैक्सिमम करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कैसे निकल के आता है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगी ये सारी जो सेल्स लेते हैं, चीजों को आसान रखने के लिए सब ई लेते हैं, वरना E1 E2 E3 भी ले सकते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएगा, इसलिए आपके कोर्स में E1 E2 लेके नहीं करते हैं। आ जाए तो आप जो तरीका पढ़े वो लगाना शुरू कर दीजिए। तो ये ई करके सबके आइडेंटिकल सेल्स है, सबका EMF E है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस ईच सेल का R है, बाहर लोड R लगा है, करंट वरेंट जा रही है, आप देख ही रहे हैं। तो I की वैल्यू आ जाती है ME/MR प्लस R। M क्या है, इस तरह M सेल्स हैं, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 5 सेल M सेल्स। अब यहां पर जो कंडीशन बनती है मैक्सिमम करंट की, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट वो क्या बनती है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मच बी मच स्मॉलर। उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होना चाहिए, इसमें कम होना चाहिए, मच स्मॉलर देन दी नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी जो हमारे कैपिटल R है वो काफी लेस होना चाहिए R/M से। ये आपकी कंडीशन बनती है, इसी को हम लोग डेराइव करेंगे, ये I मैक्स है। तो जब भी हो इसको पकड़ के रखिए, लगाते चलिए। चलिए इसका डेरिवेशन करते हैं हम लोग, क्योंकि डेरिवेशन हम लोग पूरी तरह कर रहे हैं इसलिए फिगर बनाएंगे पहले। ये कुछ M सेल्स बना लेते हैं ऐसे ऐसे, और ये, और इनको कनेक्ट कर देते हैं एक ही टर्मिनल से। ऐसे कई सारे टर्मिनल्स होंगे और ऐसे कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया हम लोगों ने। ये E है, ये R है, सबका ER है, और ऐसे कितनी रोज लगी हुई हैं, आप समझ लीजिए M सेल्स हैं, तो M रोज लगी हुई हैं। आप बात पकड़ पाए होंगे। अब यहां पे लगा दीजिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लोड, जिसे हम बोलेंगे R। यहां से करंट फ्लो होगी, ये प्लस और माइनस है, सब जगह ऐसे ही लगा रखा है। और यहां कोई पॉइंट लेना चाहें AB वगैरह लिख दीजिए, वो जहां जरूरत पड़ेगी लेते रहेंगे। यहां से करंट आई गई और यहां वापसी भी करंट आई कर दी। ये साफ तौर पे आप देख रहे हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेटअप किया गया है। इतनी बात पकड़ में आ रही है। अब मैं इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उनका R निकालता हूं, तो मैं लिख सकता हूं 1/R R इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, 1/R प्लस 1/R, और ऐसे करते करते कितने टाइम्स होगा बेटा, ये M टाइम्स होगा, क्योंकि पैरेलल में ऐसे ही जोड़ने का तरीका सीखा था। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/R' इज इक्वल टू M/R, मतलब R' की वैल्यू हो गई R/M। मेरे ख्याल से ये बात आसानी से पकड़ पाए होंगे, कोई विशेष बात नहीं है। अब बात करें अगर हम लोग टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, तो आप जानते हैं ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका पूरा, और ये सीरीज में लगा है कैपिटल R के, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी R प्लस R', मतलब R प्लस R/M। ये टोटल इंटरनल टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है। अब करंट इन द सर्किट क्या हुई, मैं कोई कलर बदलने की इच्छा रख रहा हूं, तो करंट लिखा लें, कितनी करंट होगी, तो होगी E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R/M। ये E क्यों लिया, क्योंकि सब पैरेलल एक ही जैसे हैं ना, तो A B के बीच में भी तो E ही रहेगा पैरेलल में। पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी बदलता है पैरेलल में, और चाहो तो वो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाओगे तो भी यही आएगा जो पढ़ाया था अभी पैरेलल में लगाने वाला। उसको लगा के दिखा नहीं रहा हूं, आप लगाओगे तो भी यही रिजल्ट आने वाला है। वो लगा नहीं रहा हूं क्योंकि लॉजिकली एकदम दिख रहा है, E ये सब में सब एक जैसे हैं, तो पैरेलल में E बना रहेगा। तो ये हो गया टोटल EMF E और R प्लस R/M। इसको सरल भाषा में लिखना हो तो स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दो, तो ME/MR प्लस R, इस तरह भी इसे लिखा जाता है। अब बात करते हैं स्पेशल केसेस की, आइए। अब यहां पर देखिए मैं कलर फिर से बदलूंगा। केस नंबर 1, केस नंबर 1 की बात करता हूं, ऐसे लिख दूंगा तो ज्यादा पकड़ में आती है बात। जब हमारा R की वैल्यू काफी छोटी हो R/M से,
ये देखिए R बाई एम है, ये R है, तो ये R बाई एम से कैपिटल R काफी छोटा है, तो कैपिटल R उड़ गया। जब कैपिटल R उड़ गया तो I क्या बना, I बना R बाई एम, तो एम ई अपॉन R, m टाइम्स करंट, n टाइम्स करंट फ्रॉम सिंगल सेल। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात भाई, सिंगल सेल E बाई आर होती है या एम ई अपॉन आर हो गई। कितनी सुंदर बात। अब दूसरे केस की बात कर लीजिए, ब्लैक कलर, बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसान। इफ कैपिटल R इज मच ग्रेटर देन R बाई एम, उस समय क्या सिचुएशन हो जाएगी, उस समय I की वैल्यू हो जाएगी, ये जो R है बहुत बड़ा है तो R बाई एम निपट गया, तो E बाई आर। तो ये क्या है, दिस इज द सेम करंट फ्रॉम सिंगल सेल। कितना आसान है, देखिए मजा आ गया, काम खत्म। यही आपको प्रूफ करना था कि आई मैक्स के लिए क्या कहानी होगी, आई मैक्स के लिए ये कंडीशन होगी। और ये याद रखना भी बड़ा आसान होता है। पीछे वाले में सीरीज में कैपिटल R बड़ा होना चाहिए, पैरेलल में कैपिटल R छोटा होना चाहिए। वो NR से था, ये R बाई एम से, सीरीज और पैरेलल, बात खत्म। अब चलते हैं अगले डेरिवेशन की तरफ, आइए। तो चलिए बच्चों करते हैं अगला डेरिवेशन। बहुत ही आसान है, कई बच्चे डरते से, डरने की 1% भी जरूरत नहीं, इट्स सो इजी। देखिए कैसे लिखा है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम ए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो मैक्सिमम करंट की कंडीशन है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में। देखिए कितनी आसानी से समझ में आएगी। ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब है ये सीरीज में भी लगे हैं और सीरीज के अलावा पैरेलल में भी लगे हैं। n सेल्स लगे हैं सीरीज में इस पिक्चर के हिसाब से, और साथ में m रोज है, 1 2 3 4, एक रो में n सेल्स। बहुत अच्छी बात। इसमें I की वैल्यू होती है mn e अपॉन mr प्लस nr, जो भी सिचुएशन है। और मैक्सिमम करंट की वैल्यू होती है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। पहले वाले में देखिए जो पहले हमने पढ़ा था उसकी कहानी अलग थी, दूसरे की अलग थी, और इसमें क्या हो गया, दोनों के दोनों इक्वल होना चाहिए, R इक्वल टू nr अपॉन m। और यही बात हम इसके अंदर प्रूफ करने वाले हैं। आइए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं और दिखाता हूं कितने आसानी से आप कर पाएंगे इसको। तो मैं बनाता हूं पहले n सेल्स बनाता हूं एक सीरीज में। तो ये रहा साहब कुछ 2-3 सेल दिखा के डॉट डॉट डॉट, और ये रहा n सेल्स। और ऐसी हमें कितनी रो बनानी पड़ेंगी, मान लीजिए m बनाई थी तो m 2 बना देते हैं, और ऐसे हो गया डैश 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 और डैश डैश डैश, और साहब यहां बन गई एक और। मेरे ख्याल से आप बात पकड़ पा रहे होंगे। ये ऐसे ही फोटो डायग्राम बना देनी है, बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत ही आसान तरीका है। अब यहां पे ब्लैक कलर यूज करते हैं, इसे आप अलग अलग, इसमें कितने सेल थे, n सेल्स थे, और ये कितनी रोज हैं, m रोज हैं। 1 रो 2 रो 3 रो ऐसे करते करते m रो, प्लस माइनस आप देख ही पा रहे हैं इस तरह से लगा हुआ है। एक्सटर्नल लोड लगा देते हैं, यहां पे ले लो, ये कोई एक्सटर्नल लोड लग गया, ये इसका रेजिस्टेंस कैपिटल R हो गया। करंट फ्लो करेगी, नामकरण कुछ ABCD दे दो, AB दे देते हैं, और इधर करंट की वापसी हो जाएगी। ये डायग्राम बन गया। मेरे ख्याल से पिक्चर समझ में आई होगी। जो हर सेल लगा है वो सेल का EMF बच्चों E है, और इंटरनल रेजिस्टेंस सिंगल सेल का R है। ये कहानी किसकी है, सिंगल सेल की। मेरे ख्याल से बात आप समझ गए हैं। कुछ वर्किंग करना शुरू करते हैं बहुत ही आराम से। तो पहली बात, टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं इसके अंदर, mn। टोटल नंबर ऑफ सेल वो कितने हो गए, m इंटू n। भाई n है इसमें एक में, और m रोज है तो m इंटू n ही तो हो गए। बिल्कुल ठीक बात है। अब एक रो का नेट EMF क्या है, नेट EMF ऑफ ईच रो। तो ये देखिए एक रो में तो n सेल लगे हुए हैं, और सीरीज कॉम्बिनेशन में तो E1 प्लस E2 प्लस E3 होता था, तो यहां पर n होने की वजह से ये हो गया Ne। अब इस वाले सीरीज का इक्विवेलेंट पोटेंशियल या EMF है Ne। पैरेलल होने की वजह से सबका Ne है, तो AB के बीच में भी Ne। आप देख रहे थे ना, सब सीरीज अगर पैरेलल में E लगे हो तो पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम ही होता है। तो एक का अगर Ne आ गया है,
ये एनी किसका है, इस सीरीज का एनी आ गया है टोटल, ये एनी 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 सबके हैं, तो टोटल जो कहानी बनेगी वो एनी होगी। तो नेट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन, नेट ईएमएफ ऑफ दिस मिक्स्ड कॉम्बिनेशन जो आपके सामने है, वो क्या हो गया, एन ई ही हो गया। क्यों हो गया, मैंने आपको बताया था, क्योंकि हर का एनी एनी है, तो पैरेलल में लगे होने की वजह से सबका एनी आने वाला है। अब देखिए नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द रो, ईच रो, तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो, तो एक रो का इस सीरीज में है ना, आर 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 सब सीरीज में जुड़े हुए हैं ना, जितने रेजिस्टेंसेस हैं, तो ये कितने हैं, एन है, तो ये सब आप आर आर को एन टाइम्स जोड़ोगे तो एन आर आ जाएगा। बड़ी सुंदर बात हो गई। अब ये देखिए एक का हो गया एन आर, और ये एन आर एन आर एन आर एन आर पैरेलल में लगे हुए हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आया। अब देखिए यहां पर मैं थोड़ा इसको ऊपर ले जाना मजबूरी है, वरना इसके बाद लिख नहीं पाऊंगा। तो हमारा जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो होगा 1/nr, क्योंकि nr हमारा एक रो का था, और ऐसी कितनी रो है मेरे पास, ऐसी हमारे पास m रोज हैं। बात पकड़ में आ रही होगी, तो n टाइम्स हो जाएगा, दिस इज m/nr, बात पकड़ में आई होगी, m/nr आ गया। अब देखिए r डैश क्या आया यहां से उल्टा, तो nr/m, ये बात बनी। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस था साहब, इस पूरे की कहानी, इसमें r और जुड़ा हुआ है, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट यही लिख देता हूं, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट या ऑफ द सर्किट, जो भी लिखना चाहें, वो कितना हो गया, एक तो कैपिटल R, वो साथ में ये, तो R प्लस एन आर अपॉन एम, कुछ नहीं, ये R सीरीज में हो गया उसके एन आर अपॉन एम। ये बात बन गई, मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे। अब निकालेंगे करंट, अब निकालेंगे करंट, तो करंट इन द सर्किट I, तो I क्या लिखोगे, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ हमने पहले निकाला था जो एनी था, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है, R प्लस एन आर अपॉन एम, ये आपकी करंट आ गई। इसको आप गुणा भाग भी कर, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए m लेके चलोगे तो आप m एलसीएम ले लो, तो ऊपर आ गया mne अपॉन एम आर प्लस एन आर, ये I की वैल्यू हो गई। अब यहां पर अब चर्चा शुरू। अब देखिए मजेदार और आसान बात, ये हमारे I, मैं एक बार लिख दूं इसको तो और सुंदर लगेगा, मेरे ख्याल से मुझे यहां चलना चाहिए, I इज इक्वल टू mne अपॉन एम आर प्लस एन आर। इस एक्सप्रेशन की चर्चा करेंगे। अब देखो ये जो सेल लेके बैठे हो, वो m इंटू एन तो फिक्स्ड रहेगा प्रोडक्ट, भाई अगर दो जितनी भी जैसे भी लगाना है, एम एन की बात कर लो, टोटल नंबर ऑफ सेल है ना ये, तो टोटल नंबर ऑफ सेल, अगर 50 सेल लेके हम बैठे हैं तो उस कितना रो में लगाओ या कितना कॉलम में लगाओ, रहेंगे तो 85 है ना, वो 50 के 51 तो हो नहीं जाएंगे आपका अरेंजमेंट बदलने से। तो एम एन क्या था, टोटल नंबर ऑफ सेल, तो वो तो 50 के 85 ही, दैट इज द फिक्स्ड क्वांटिटी। क्यों ये बात सुनाई, क्योंकि ये फिक्स्ड हो गया, फिक्स्ड नंबर लिख देता हूं। साथ में जो ईएमएफ एक सेल का है दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड, आप जो सेल खरीद के लाए हो ऐसा लिख देता हूं कि वो भी फिक्स्ड या कांस्टेंट है। यानी आई मैक्स होने के लिए, आई मैक्स होने के लिए क्या के ऊपर है, होने के लिए हमारा जो डिनोमिनेटर होता है, अब डिनोमिनेटर को हिंदी में नहीं लिख पाएंगे, तो डिनोमिनेटर यानी एम आर प्लस एन आर क्या होना चाहिए, मिनिमम। डिनोमिनेटर अगर कम होगा, ये मिनिमम लिखा है, मत समझ लेना, मिनिमम,
तो ये डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो आई मैक्सिमम होगा, इतनी सी बात, ऊपर वाली क्वांटिटी है फिक्स्ड। अब ये खेलते हैं इससे अलजेब्रा कि आखिर ये मिनिमम कब होगा, तो ये बहुत सरल सी बात है। आइए कुछ आपने जादू किया, थोड़ा जादू हम लोग भी करते हैं। ये इसको लिखते हैं एम आर प्लस एन स्मॉल आर, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिख दो अंडर रूट एम आर का स्क्वायर प्लस अंडर रूट एन आर का स्क्वायर, इसको भी कोई रोक नहीं सकता, बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसी में एम आर का स्क्वायर प्लस अंडर रूट एन आर का स्क्वायर, इसमें आप जोड़ दो और घटा दो, 2 अंडर रूट एम आर इंटू एन आर प्लस 2 अंडर रूट एम आर अंडर रूट एन आर। भाई आप मैथमेटिकली ये तो लिख ही सकते हैं, इसमें कोई रोक तो सकता नहीं है। जोड़ा और घटाया दोनों कट जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या करो, माइनस वाला यानी इसका जोड़ा बना लो, यहां तक जोड़ा नहीं तिजोड़ा तीन लोग को शामिल कर लो, तो 3 लोग को शामिल करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, भाई रूट तो हटाना चाहिए अभी, ठीक है ए स्क्वायर है ना, तो ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये रहा 2 एम आर इंटू एन आर। बात समझ में आई। अब इस क्वांटिटी को, ये डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी है ना, डिनोमिनेटर वाली, इसको करना है मिनिमम। तो ये मिनिमम क्या हो सकती है, देखिए सीधी सी बात है कि इस टर्म में ये टर्म ऐड हो रहा है, दिस इज द पॉजिटिव टर्म। कोई चीज नेगेटिव नहीं है कि नेगेटिव आ जाए, तो ये तो रहेगा ही रहेगा, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, पॉजिटिव टर्म में रहेगा ही रहेगा। इस टोटल को कम करने के लिए अगर इसकी वैल्यू हम 0 कर दें, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि ये नेगेटिव होगा नहीं, जो स्क्वायर वाले टर्म्स होते हैं उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है। जैसे आप पहचानते ही होंगे, थोड़ा ऊपर करूं इसको, मैथमेटिक्स वाले बच्चे या बायो वाले बच्चे, कि एक्स स्क्वायर अगर लिखा है तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो साफ 0 ही हो सकती है, क्योंकि नेगेटिव तो देता नहीं है ना। तो इसकी जो एम आर प्लस एन आर इधर लिखा था, कोई और कलर से लिख दो, नहीं उसी में मिल ना जाए, तो रेड कलर आओ, तो ये साफ था एम आर प्लस एन आर, इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए इसे 0 कर दे तो मिनिमम हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए, 0। तो अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। अब ये स्क्वायर 0 है तो ऑब्वियस सी बात है कि एम आर माइनस एन आर की वैल्यू भी 0 होगी, और ये आप समझदार हैं, ये अगर 0 है तो अंडर रूट एम आर बराबर अंडर रूट एन आर भी होगा, और इसका मतलब है कि एम आर बराबर एन आर भी होगा, और इसका मतलब है कि आर की वैल्यू एन आर अपॉन एम जब होगी तो हमारा ये मैक्सिमम होगा। इससे क्या सीखा कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा ये क्या है, ये आर था, आर है हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और हमारा ये जो एन आर है, एन आर अपॉन एम, ये द नेट या टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। इससे क्या सीखे, जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के बराबर हो जाएगा तो हमारी जो करंट होगी वो आई मैक्स मिलेगी, और वही हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। बस यही चीज प्रूफ करनी थी, इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। देखिए आई मैक्स ये कंडीशन थी, ये हमने प्रूफ कर दिया, काफी ऊंचे से चले थे, और प्रूफ काफी बड़ा बड़ा लिखा है, इसलिए आपको बड़ा लग रहा है, अदरवाइज बड़ा बड़ा नहीं, बहुत सरल है। और यहां देखिए जो प्रूविंग करनी थी कहां पहुंचे, ये हमने प्रूफ कर दी। इस तरीके से इसका प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत से ज्यादा आसान है। सीखो, रजिस्टर के आगे करो, वीडियो पॉज करो, एक बार करो, एक बार पूरा बिना देखे सही होना चाहिए, तभी उठो, काम खत्म हो जाएगा, दोबारा बिल लगाते रहना। चलिए अगला डेरिवेशन देखते हैं। आइए तो बच्चों आते हैं अगले सेगमेंट में, नया डेरिवेशन करेंगे और कुछ अच्छी बातें भी सीखेंगे, जो सवाल आपको 10th से परेशान करते हैं, 12th में, बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं, जेईई मेंस में भी, वो भी क्लियर कर लेंगे कितने मजे से। देखिए क्या वो सवाल रहते हैं, वो भी चर्चा करते हैं, फिर बताऊंगा 5-7 मिनट, तो आपको मजा आएगा। पावर कंजम्पशन बाय ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस। सीरीज कंजम्पशन में
सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर कंजम्पशन क्या है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर कंजम्पशन क्या है। सवाल आपके जो बनते रहते थे, आपने देखा होगा क्लास 10 से ही बनते चले आ रहे हैं कि 50 वाट के बल्ब को, 100 वाट के बल्ब को, 200 वाट के बल्ब को अगर हम सीरीज में लगाएं तो कौन सा ज्यादा ब्राइट होगा, ये बताइए। किसकी ब्राइटनेस से कौन सा ग्लो करेगा ज्यादा। या फिर हम लोग पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन 50 वाट के बल्ब को, 100 वाट के बल्ब को और 200 वाट के बल्ब को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएं तो कौन सा ब्राइटर जलेगा या ग्लो करेगा ज्यादा। ये सवाल आपके साथ पूछे जाते रहे क्लास 10 से, और विश्वास कीजिए 12th के बोर्ड पेपर में भी पूछे जाते हैं, नीट में भी पूछे जाते हैं और साहब जेईई मेंस में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको मैं कितने बढ़िया से समझाऊंगा, देखिए जाइए और मजा आ जाएगा, और साथ में ये भी समझेंगे हम लोग। चलो भाई, तो अभी बात कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बेटा। सीरीज कॉम्बिनेशन में पावर कंजम्पशन बाय इन सीरीज कॉम्बिनेशन अप्लायंसेस। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ही है ऐसे लगा हुआ है, और पावर जो फॉर्मूला वैलिड होता है 1/p करके आता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है इसका जिक्र करेंगे हम लोग और बाकी बातें भी करेंगे। चलिए साहब आगे बात शुरू करते हैं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए कोई कंपनी है जो बल्ब बनाती है, मैं बल्ब का ऐसे फोटो बना देता हूं, ऐसे 3 बल्ब लगा देता हूं आपके लिए कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएं। और यहां पर कुछ और भी है, जब वैल्यू देंगे। ये जो बल्ब बनाने वाली कंपनी है, ये समझिए बल्ब है, इसका पावर P1 है और सेम वोल्टेज पे ये वर्क करते हैं। बाजार में भी आते हैं 220 वोल्ट पे कर, कोई भी वाट का लीजिए, 100 वाट का, 50 वाट का, 200 वाट का, 220 वोल्ट पे ही वर्क करते हैं। तो एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करके देती है, आपके पास जो आता है 3 बल्ब हैं, B1, B2, B3 या जो भी आपको दिख रहे हैं। पावर है P1, P2, P3, P2 और ये P3 है। सेम वोल्टेज पे ये काम करने के लिए बनाए गए हैं। अब यहां पर देखिए कुछ बातें कि हमारी जो यहां पर इसका जो फॉर्मूला या रेजिस्टेंस होता है बल्ब 1 का, वो R1 हो जाएगा इसके हिसाब से V²/P1। ये पकड़ के रखिएगा, ये सभी बल्ब बनाने के लिए रेजिस्टेंस है, जो बनाती कंपनी वो देती है ऐसा। इसी तरीके से मैं यहां लिख देता हूं, R2 की वैल्यू हो जाएगी V²/P2 और इसी तरह R3 की वैल्यू हो जाएगी V²/P3। ये तो साहब इसके रेजिस्टेंसेस हो गए। अब आप देखिए, क्योंकि ये जो बल्ब लगे हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है R कह लीजिए अगर आप, तो R को मैं कह सकता हूं R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई भी इसमें दिक्कत या कंफ्यूजन नहीं है। अब इस R1 R2 को यहां से मैं रख के जोड़ देता हूं, तो R इज इक्वल टू V²/P1 प्लस V²/P2 प्लस V²/P3। ये कुछ और ही लिख गए, तो ये रहा साहब P3 और यहां निकाला मैंने रेड कलर, साथ इसको भी रहने दो अभी। ये सिचुएशन बन गई। अब ये जो 3 बल्ब थे, समझ लो इसी की जगह एक फुटबॉल बल्ब बनाया, इक्विवेलेंट बल्ब बनाया गया जो V वोल्टेज पे काम करता है। तो अगर वो V वोल्टेज पे काम करता है, इसका इक्विवेलेंट है, तो मैं यहां पे बड़े प्यार से लिख सकता हूं V²/P। समझ रहे हैं? और ये इसके बराबर हो जाएगा V²/P1, V²/P2 और प्लस लगाइए और V²/P3। इसको थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं जिससे आराम से आपको दिखे, और ऊपर लेके जाते हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं कि V² कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ गई 1/P इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। तो ये साहब किसकी कहानी थी? सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा पावर कैसा मूव करता है या कैसा जुड़ता वगैरह है। बड़ी अच्छी बात है। मतलब सीरीज में अगर आप देखें तो अगर ऐसे बल्ब सीरीज में n लगा दिए जाएं, n सीरीज में, आप समझ पा रहे होंगे अब, तो P इफेक्टिव क्या हो जाएगा? P/n। ये देखिए जुड़ता जा रहा है ना, तो 1/P 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 n टाइम्स, तो n/P, तो P की वैल्यू P/n। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है, क्या किया हमने, कई सारे जो बल्ब हैं ऐसे ऐसे सीरीज में लगा मारे n बल्ब्स,
और पूछा है कि इसका P बताओ, तो ये जैसे R में रहता था वही फॉर्मूला इसमें लग गया। आप समझ पा रहे हैं, रेजिस्टेंस में सीरीज चलता, सीरीज में R1 प्लस R2 था, इसमें ये कहानी है। बात पकड़ पाए होगे ना, बहुत अच्छी बात। अब मैं चर्चा करता हूं साहब, और देखिए, और अगर करंट की वैल्यू कर दें, करंट कितनी, तो वोल्टेज हो जाएगी V और रेजिस्टेंस तीनों को हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसको I इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 पकड़ के रखिए। अब वो चर्चा करते हैं 50 वॉट, और जो बातें बताई थी कि मान लो सीरीज में फोटो बना देते हैं, अच्छा लगता है, उससे पकड़ में भी आती है बात। ये 3 बल्ब हमने बनाए और आपसे बोला था कि ये तीनों जो बल्ब हैं ये सीरीज में लगे गए हैं। ये क्या लगाया, ऐसे लगे हैं, और इनकी वैल्यू ले लेता हूं 50 वॉट की, इसकी ले लेता हूं 100 वॉट की, और इसकी ले लेता हूं 200 वॉट की। कौन सा ग्लो करेगा ब्राइटर, कौन सा चमकदार होगा? तो देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है। यहां पर हमारा जब कंपनी बना के देती है तो R की वैल्यू आप लिखा करते थे V² अपॉन P, मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन P। पहली बात ये दिमाग में होनी चाहिए। अब यहां पर सिचुएशन क्या हुई कि यहां पर जो बल्ब का लोवेस्ट वोल्टेज होगा, जिसका V लोवेस्ट होगा, वो तेज जलने वाला है। क्यों? क्योंकि सीरीज में जो इफेक्टिव फॉर्मूला आप लगाएंगे, देखिए वो इफेक्टिव फॉर्मूला लगेगा P1 डैश, मतलब अगर पावर की बात करें सीरीज में, तीनों में करंट तो सेम जाएगी सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो हम लोग जो फॉर्मूला लगा सकते हैं वो I² अपॉन R1 लगा सकते हैं सीरीज के लिए। दूसरे के लिए लगा सकते हैं P2 डैश इज इक्वल टू I² R2, और तीसरे के लिए लगा सकते हैं I² इंटू R3। ठीक, ये क्यों लगा पाए ऐसा? क्योंकि ये सीरीज की कहानी थी, करंट सेम थी। बात समझ में आई? अब यहां पर क्या दिख रहा है, सीधी कहानी में क्या दिख रहा है कि जो बल्ब है लोवेस्ट पावर का, लोवेस्ट रेजिस्टेंस का, उसकी पावर हो जाएगी ज्यादा, यही तो मतलब है। और यहां पे लोवेस्ट रेजिस्टेंस किसका होने वाला है इस सिचुएशन के हिसाब से? R1 R2 R3 में। तो यहां पर बल्ब हमने देखा कि लोवेस्ट पावर का जो बल्ब है उसका हायर या हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा, और इसमें हाईएस्ट रेजिस्टेंस जिसका होगा वो तेज जलेगा। मतलब हाईएस्ट रेजिस्टेंस का मतलब है लोएस्ट पावर। बात पकड़ में आ रही है? ये क्या है, कंपनी जो बनाती है बाजार में उसके हिसाब से है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हर जगह यूज होता है। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। इन तीनों से सीरीज में किसकी वैल्यू P1 डैश P2 डैश P3 डैश में किसकी ज्यादा होगी? I तो सेम है, जिसका R1 R2 R3 में जो सबसे ज्यादा होगा। तो जो सबसे ज्यादा होगा, अगर R ज्यादा होगा तो P कम होगा, तो जिसका वॉट कम होगा वो तेज जलेगा। यानी ये हमारा खूब बढ़िया जलने वाला है। तो 50 वॉट बल्ब ग्लो ब्राइटेस्ट, आप समझ पाए होंगे, क्योंकि मैं डेरिवेशन के साथ साथ फंडा भी क्लियर कर रहा हूं इस सीरीज में। फिर से एक बार आपको रिपीट मार रहा हूं, ध्यान दीजिए बात को, कि यहां पर ये जो P1 डैश P2 डैश P3 जैसे जलते वक्त उस समय I कॉमन हो गया, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो ज्यादा चमकेगा। अब किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? जिसका पावर, ये तो बनाने वाला बनाया कंपनी ने, ये तो कंपनी ने बनाया हुआ है ना। तो कंपनी ने बनाया है कि जिसका रेजिस्टेंस हमें किसका चाहिए? ज्यादा, तो ज्यादा के लिए पावर कम, तो पावर कम वाला चमकेगा, पावर कम वाला 50 वॉट वाला चमकेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 50 वॉट वाला चमकता है। मैं याद रखने का तरीका भी बता दूंगा, कभी गलती नहीं होगी। ये हो गई कहानी। अब मैं बात करता हूं सब पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ये आ जाओ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पावर कंज्यूम्ड बाय ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन चलते हैं। अब बात करते हैं इसकी कि ये फॉर्मूला कहां से आया साहब। आप जान ही रहे थे पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब वही है कि 3 बल्ब लगा मारिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये लग गए 3 बल्ब, और कोई वोल्टेज लगाई थी कंपनी ने जो बना के दिया था, इसका समझ लीजिए पावर P1 P2 और P3 कंपनी ने बनाया था। तो वही R1 की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, V² अपॉन P1। इसको लिख दीजिए R2 V² अपॉन P2, और इसको लिख दीजिए R3
V स्क्वायर अपॉन P3। ये तो कंपनी बना के देती है, इसमें कुछ कर नहीं सकते, ऐसी बल्ब आते हैं। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की कहानी है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो किस तरह जुड़ते हैं ये आपको मालूम है। तो उसको रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगे 1/R इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2 और 1/R3 के फॉर्म में जोड़ मारिए। तो बच्चों यहां पर क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को V स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो V स्क्वायर अपॉन R, ये रहा V स्क्वायर अपॉन R1, ये रहा V स्क्वायर अपॉन R2 और ये रहा V स्क्वायर अपॉन R3। यहां से देखिए तो V स्क्वायर अपॉन R1 कितना आ जाएगा, P1। तो दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज P3। और ये इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं कि तीनों बल्ब की जगह एक बड़ा बल्ब, या बड़े का मतलब है उस इक्विवेलेंट बल्ब बना दिया जाए, तो इसको लिख दीजिएगा पावर P। और ये देखिए फॉर्मूला आपका बढ़िया, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्रूव हो जाता है। यही आपको प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। अब वाली चर्चा कर लेते हैं कि कैसे कहां लगाना है, तो क्या कहानी होनी है, आइए देखते हैं हम लोग। अब यहां पर P इफेक्टिव, अगर मान लीजिए जो P बल्ब्स है ऐसे ऐसे पैरेलल में लगाते चले जाएं हम लोग, बहुत सारे बल्ब लगा दें, कितने लगा दें, n रोज लगा दें, n लगा दें, तो P इफेक्टिव कितना हो जाएगा, तो P इफेक्टिव हो जाएगा NP। ये भी पकड़े रहना, कभी कभी पूछा जाता है, बता दीजिएगा फटाफट। ठीक है साहब। अब आप देखिए कि अब हमने 3 बल्ब लगाए पैरेलल में, बना लीजिए, ये रहा 50 वॉट का, ये रहा 100 वॉट का और कोई ले लो 200 वॉट का। ठीक है साहब। अब इसमें ये जो बल्ब लगे हैं इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे आएगी, मतलब P1 डैश P2 डैश जो कंपनी ने बना के दिया वो पहले लिख लेते हैं, फिर V करके सेम लिख लेंगे। तो यहां पर हम जान ही रहे थे कि जो कंपनी बना के दे रही थी उसकी कहानी क्या थी। R1 की वैल्यू ऊपर लिखी थी हम लोगों ने, V स्क्वायर अपॉन P1। इसी तरह R2 की वैल्यू थी V स्क्वायर अपॉन P2 और R3 की वैल्यू थी V स्क्वायर अपॉन P3। ये कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग करके आपको दी है। अब यहां पर जो सिचुएशन है, यहां भी सिचुएशन वैसे ही है, क्योंकि सब V पे काम करने वाले हैं। अगर V सब में सेम है तो मैं सीधे यहां पर लिख सकता हूं जो पावर होगी इस समय काम करने की वो होगी V स्क्वायर अपॉन R1, दूसरे की होगी P2 की होगी V स्क्वायर अपॉन R2 और P3 की होगी V स्क्वायर अपॉन R3। V क्यों कॉमन लिया है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमारा V सेम होता है। पहले वाले में I लिया था क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में I सेम होता है। अब अगर ये सेम होता है तो आप जान रहे हैं कि P ज्यादा, कौन सा ब्राइट चलेगा, जिसका P ज्यादा हो। P ज्यादा होने का मतलब R कम हो। P और R में रिश्ता कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसका रेजिस्टेंस की बात करें ज्यादा कम होगा वो पावर ज्यादा देगा, इसके अंदर बात की जाए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जब ये लेने जाते हैं इस हिसाब से जिसका पावर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये पहले वाले में P1 की अगर बात की जाए, जिसका पावर ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और रेजिस्टेंस कम तो हमारा आउटपुट पावर जो है, जो हमें दिखेगा पावर, वो फिर हो जाएगा ज्यादा। ये हमें आउटपुट वाला देख रहा हूं, P1 जो लिख रहा हूं। तो यहां पर कितना होगा, जो ज्यादा वॉट का बल्ब है, जो ज्यादा वॉट का बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कम, जिसका रेजिस्टेंस कम तो उसकी पावर ज्यादा। तो यहां पर 200 वॉट का जो बल्ब है वो ब्राइटर जलेगा। 200 वॉट का बल्ब ग्लोवर या ज्यादा ग्लो करेगा। आप समझ पाए होंगे कि रेजिस्टेंस जिसका कम है उसका पावर ज्यादा, यानी इसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। और आप नॉर्मली भी देखें, अब आपको याद कैसे रखें इस बात को, तो मैंने समझाया आपको। आप ये जानते हैं कि घर से बाजार में जब जाते हैं लेने तो पैरेलल कॉम्बिनेशन घरों में लगाया जाता है। वहां पर जितने वॉट का बल्ब लाते हैं उतना ग्लो तगड़ा करता है। तो घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्यादा वॉट का बल्ब ग्लो बेटर करेगा, और सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्यादा वॉट का बल्ब ग्लो कम करेगा। यह सिचुएशन बनेगी, आसानी से याद रखा जा सकता है। एक छोटी सी बात और ध्यान कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में 200 वॉट का बल्ब खूब ग्लो कर रहा है। अगर करंट ज्यादा आ जाए घर में सेफ्टी लिमिट से ऊपर,
तो ये 200 वॉट वाला पहले निकल लेगा, 200 वॉट वाला पहले निकल लेगा। अब अगर आप इसी की जगह सीरीज कॉम्बिनेशन में चले जाते तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए 50 वॉट वाला ज्यादा जल रहा था तेज। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन लगाओगे और करंट सेफ्टी लिमिट से ज्यादा हो गई तो ये 50 वॉट का पहले निकल लेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर सेफ्टी लिमिट से ज्यादा करंट हो जाती है कौन सा पहले फ्यूज होगा, ऐसे घुमा रहे हैं सवाल, सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सा पहले फ्यूज होगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 50 वॉट वाला पहले फ्यूज होगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात की जाए तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 200 वॉट वाला पहले फ्यूज होगा। याद सिंपली रख सकते हैं, घरों में लगता है ज्यादा वॉट वाले फ्यूज उड़ता है, जब ज्यादा करंट आएगी तो पहले निकल लेगा, इस तरह से उसको याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले डेरिवेशन पे, आइए तो आगे चलते हैं बेटा। अब अगले इसको मैं डेरिवेशन तो नहीं कह सकता लेकिन इंपॉर्टेंट है तो मैंने कहा एक बार दर्शन करा दूं आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। तो देखिए किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जिसे जंक्शन रूल के नाम से भी आप जानते हैं, केसीएल जिसे आप बोलते हैं, तो ये केसीएल रूल लिखा है। ये इतना बताता है कि किसी भी जंक्शन पर जहां पर करंट आ रही है और वहां से जा रही है, आने वाली करंट और जाने वाली करंट बराबर होती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। या इनका कहना था कि अगर मैं साइन कन्वेंशन कई किताबों में अलग अलग दिया रहता, उससे नहीं घबराना, जो मैं बता रहा हूं पकड़िए। ए बी सी डी 4 किताबों में 4 तरह के साइन कन्वेंशन दिए हो सकते हैं, लेकिन मुद्दा ये है तो आने वाली करंट जाने वाली की बराबर होगी, साइन कोई भी लगाओ। एनीवे, इस किताब से, जिस किताब को मैं फॉलो कर रहा हूं उसके हिसाब से I1 और I2 जो आने वाली करंट है जंक्शन की तरफ उसको पॉजिटिव ले लेते हैं और जो जाने वाली करंट है उसको -I3 -4 बराबर 0 कर देते हैं। एल्जेब्रिक सम 0 कर दिया। बाकी सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, कोई टेंशन की बात नहीं, खा खेल खत्म। ये पूछा जाता है आपसे कि ये जो लॉ है वो किस पे बेस्ड है, तो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे बेस्ड, क्योंकि जितने चार्जेस आई क्या है, चार्जेस का फ्लो, तो जितने चार्जेस आएंगे उसके लिए कोई भी यहां पर गोडाउन नहीं है, स्टॉक नहीं हो सकता, रिजर्वायर नहीं है, तो जितने चार्ज आएंगे जंक्शन पे उनको आगे जाना ही पड़ेगा, कहीं इकट्ठा नहीं हो सकते हैं वो, इसलिए ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। इसको ध्यान रखना बेटा, हर जगह सारे कंपटीशन में पूछा जाता है। आगे की बात करते हैं बेटा इसके दूसरे लॉ की, केवीएल जिसे बोलते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ ऑफ लूप, सेकंड लॉ जिसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ लूप लॉ भी कहते हैं। तो ये किरचॉफ सेकंड लॉ, लूप लॉ, वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल भी बोलते हैं। ये बोलता है अराउंड एनी क्लोज लूप ऑफ ए नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ ए चेंजेस इन द पोटेंशियल मस्ट बी 0। ये इसका मेन क्रक्स है। डिफरेंट बुक्स प्लस माइनस डिफरेंट करती रहती हैं। मैंने अपने जो वन शॉट वीडियोस में बहुत ही शानदार और क्वेश्चन जो करवाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, उसमें बहुत शानदार तरीके से बताया है कि किस तरह के साइन कन्वेंशन को मानकर आपको क्या फायदा मिल सकता है। आप वो वीडियो जरूर देखिए। थोड़ा सा अंदाजा मैं आपको दे देता हूं यहां पर कि देखिए, जब भी कोई रेजिस्टेंस आए सब या कोई क्या बोलते हैं, ये आपकी सेल आ गया है पिक्चर में, तो यहां पर मान लीजिए आपने करंट का एजम्पशन आई लिया है, ये रेजिस्टेंस मान लीजिए आर है और ये कहानी आपको, इसका ईएमएफ ले लेते हैं ई, और यहां से आप ए पॉइंट से बी तक जा रहे हैं। अभी ये क्लोज लूप नहीं है, ये केवल ऐसे भी लगाया जा सकता है, क्लोज लूप में भी। क्लोज लूप में 0 होगा, यहां 0 नहीं होगा। बात पकड़ में आ रही है ना क्या बोल रहा हूं? अगर क्लोज लूप की चर्चा करेंगे तो इसको उठा के ऐसे मिला दो, बन गया क्लोज लूप, कोई इसमें स्पेशल चीज थोड़ी होती। अब अगर आप चलने की शुरुआत करें, मान लीजिए आपने, मैं क्या प्रेफर करता हूं, जहां तक संभव करंट की डायरेक्शन में चलो, खैर आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। मान लीजिए इस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, तो जब आप करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो यहां पर आर पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है हमेशा। तो ड्रॉप होने का मतलब है V = IR, तो यहां पर इसको लिखना होगा -IR, ड्रॉप हुआ। और फिर इस सेल में ये पॉजिटिव से निगेटिव, जब पॉजिटिव से निगेटिव आप जाते हैं तो यहां पर भी क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, क्योंकि करंट आप इधर जा रहे हैं, तो इस तरफ जब जाएंगे सेल में प्लस से माइनस, तो इसका भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा -E = 0। अब इसको बराबर 0, एल्जेब्रिक सम 0, तो E = IR आराम से लिखिए, वही बात देखिए बनी हुई। ये छोटा सा सर्किट है, इसको IR आ गया। बात पकड़ में आ रही होगी जो मैं बता रहा हूं। अगर आप सेल के अंदर उल्टा जाएंगे
जैसे यहीं पर थोड़ा मैं बता दूं, बाकी आप, मैंने कहा ध्यान रखिएगा, जो मैं बता रहा हूं डिफरेंट किताबों में डिफरेंट दिया है, लेकिन ये जो मैं चीज बता रहा हूं उससे फायदा क्या होता है कि किन्हीं दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल निकालना हो तो आप बहुत सुंदर तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे इसी चीज को फॉलो करके मान लीजिए VA से स्टार्ट करें, VA पे कोई पोटेंशियल था, हमने मान लिया, अब यहां आगे बढ़े जब ऐसे, तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप हो गया और ड्रॉप हुआ I × R, फिर आगे बढ़े, फिर पोटेंशियल ड्रॉप हो गया -E, जैसे मैं कन्वेंशन बता रहा हूं, और अब पोटेंशियल VB के बराबर बचा। देखिए बचा कि नहीं बचा। अब यहीं से आप VA - VB अगर निकालने जाएं तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, E + IR, VA - VB = E + IR हो जाएगा, जो कि VA और VB देखिए सेम पोटेंशियल पर है, तार लगा हुआ है, तो ये हो गया 0, और देखिए पूरी वैलिडिटी आपकी बनी हुई। ये ये VA - VB E + IR, इसकी वैल्यू हो गई यहां पर 0। देखिए E + IR आ गया। यहां भी जो वैल्यू लिखी थी देखिए ये E + IR नहीं है, यहां पर दोनों E + IR = 0 है, और यहां पे भी ये अगर E = IR नहीं आ रहा, -IR आ रहा है, और आएगा भी -IR। क्यों आएगा समझ लेते हैं, ये कुछ चलिए खैर जो लिखा हो तो हाथ में ही है, तो E = -IR आ रहा है। -IR का मतलब क्या है कि करंट जिधर हमने मानी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। आप जानते भी हैं जब सेल लगाओगे तो इधर से करंट जाएगी, हमने तो करंट को ये माना था, और ये फॉर्मूला बता रहा है कि असल में करंट इस डायरेक्शन में है, क्योंकि प्लस से निकलती माइनस की तरफ जाती है। ये झटके में माइनस लगाना भूल गया या कैलकुलेशन एरर। यहां पर बात पकड़ आ रही है ना, तो E + IR आ गया। जैसे E + IR = 0 करोगे, यहां पर एकदम वैलिडिटी E = -IR आता है। तो आपको ये साइन कन्वेंशन जो मैं बता रहा हूं, इससे सवाल भी सॉल्व होते हैं, किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रेम से निकाल लेते हैं। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देखिए, जहां मैंने लेके इसको सवालों को सॉल्व कराया है, या आप 1 शॉट वीडियो भी देखिए, वहां भी बताया है। इन डिटेल आपका फायदा हो जाएगा। इस तरीके से इसकी बातचीत की जाती है। मेरे ख्याल से बात पकड़ पाए होंगे। अगली बात करते हैं, जहां पर ये आता है कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन में आपको मालूम है कि P/Q = R/S होता है। अब इस कंडीशन में ये फॉर्मूला कहां से आता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, और देखिए ये P रेजिस्टेंस है, ये Q रेजिस्टेंस है, ये R है, ये S है। तो देखिए P/Q = R/S, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कई बच्चे इसमें, एक बच्चे ने कमेंट किया तो बड़ा मुझे अजीब भी लगा कि ध्यान नहीं दे पाया वो, P/R = Q/S। दोनों कंडीशन वैलिड है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो किया है, R को इधर Q को इधर, तो P/Q = R/S लिखिए। तो बेटा आपने देखा कि ये कंडीशन हो चाहे ये कंडीशन, दोनों ही इक्वल कंडीशन, एक ही बात है। तो P/Q = R/S होना चाहिए। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। बैलेंस्ड का मतलब ये जो BD वाली आर्म होती है, इसके अंदर कोई करंट नहीं फ्लो होती। चलिए बातचीत करते हैं, देखते हैं ये कंडीशन अचीव कैसे हुई है। ये एग्जामिनेशन में अक्सर आपसे पूछ ली जाती है। तो बेटा हम लोग देते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में कैसे बैलेंस कंडीशन अचीव की जाती है। तो मैं यहां पर बनाता हूं एक व्हीटस्टोन ब्रिज, ये PQRS बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये साहब एक ब्रिज बनाने की तैयारी, मान लेते हैं यहां भी कोई करंट जाएगी, गैल्वेनोमीटर लगा रखा है सपोज करिए, और यहां पर एक मैं सेल लगा देता हूं। इस सेल का EMF E कर दीजिए, जाने वाली करंट I है, आने वाली करंट I है, और कलर को थोड़ा सा बदलता हूं। अब यहां पर I डिस्ट्रीब्यूट हुई, नाम देना पड़ेगा नहीं तो हम पकड़ ही नहीं पाएंगे कि ABCD है क्या। ABCD हो गया मेरे ख्याल से। अब यहां पर देखिए, यहां जो करंट जा रही है, सपोज करिए इसमें जाने वाली करंट है I1 और इधर जाने वाली करंट है I2, और ये जो रेजिस्टेंसेस है इनका भी नाम लिख लो PQRS। अब यहां से I1 I2 करंट गई, यहां पर I1 पहुंची। सपोज कर लीजिए इस आर्म में BD में जो करंट जाती है, गैल्वेनोमीटर आर्म में IG जाती है, तो यहां पे कितनी बचेगी, I1 में से IG घटा दो तो I - IG बची, I1 - IG बची, और यहां IG और I2 दोनों आ गई। यहां से मिलके जब आगे बढ़ी तो इसको लिखोगे I2 + IG, और वापस यहां मिलके तीनों मिल जाएंगी। फिर से एक बार I यहां तक गई, एक में I1 एक में I2, यहां I1 गई, इसके सामने दो रास्ते पड़े, आप इधर से भी दो रास्ते कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी कुछ मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये I1 पहुंची, I1 में से कुछ करंट IG इसमें चली गई, और इसमें I1 - IG इधर चली गई।
आप ऐसा भी कर सकते हो कि I2 इधर आई, I2 में से कुछ करंट यहां गई, कुछ करंट यहां गई, तब भी सही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां IG से आई, यहां पर I2 आ रही थी, I2 प्लस IG मिलकर इधर चली गई, ऊपर से I1 माइनस IG मिलकर यहां पहुंच गई। इन दोनों को जोड़ोगे तो I1 प्लस I2 I के बराबर आ जाएगा। तो I बराबर तो I1 प्लस I2 है ही। ये कहानी हो गई, आप मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे। ये बेसिकली किरचॉफ को फर्स्ट लॉ लग गया इसी भाषण में। अब देखिए लूप पकड़ लेते हैं, अप्लाई कर दो किरचॉफ्स लूप लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हम लोग लूप कौन सा ले लेते हैं, ए बी, सपोज करिए ले लिया ABDA, मैंने ये लूप ले लिया और इस लूप में हम लोग चक्कर आप अपने मन माफिक मार सकते हो, मैं ऐसे चक्कर मारने वाला हूं। तो यहां पर अगर चक्कर मारोगे तो A से B की तरफ जा रहे हो, तो A से B की तरफ अगर जाते हो तो मैंने बोला था करंट और रेजिस्टेंस जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो -I1 इंटू P पोटेंशियल ड्रॉप। यहां आप गए, इसका रेजिस्टेंस कैपिटल G है, G इज द रेजिस्टेंस, तो I उसी डायरेक्शन में जा रहे हो, ये भी ड्रॉप हो गया IG इंटू G। ठीक है साहब, D में पहुंचे, अब इस करंट की विपरीत दिशा में जा रहे हो तो पोटेंशियल अप हो जाएगा, प्लस I2 इंटू S इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन बन जाती है। अब इसके ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वन शॉट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देखिए, कई क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद ज्यादा आसानी से कर पाएंगे। एनीवे, मैं बात को लेके चलता हूं आगे। अब दूसरा लूप ले लेता हूं, दूसरा लूप लेता हूं, अप्लाइंग KVL किसी दूसरे लूप में ले लेते हैं, लूप ले लेते हैं BCDB, B से शुरू किया, B तक लिख दिया, लूप बन गया पूरा। अब यहां पर देखिए ब्लैक कलर ही लेते हैं। अब यहां से B से शुरू हुए तो ये इसमें भी हम ऐसे ही मूव कर रहे हैं, तो B से C गए, उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -I1 माइनस IG, ये करंट थी देखिए इसमें, इंटू Q। फिर यहां आ गए, करंट की विपरीत दिशा में जा रहे हो तो अप हो जाएगा, प्लस पोटेंशियल I2 प्लस IG और साथ में इंटू R। इसमें गए करंट की विपरीत दिशा में, प्लस पोटेंशियल अप, कितनी करंट थी, IG इंटू G इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ये देखिए पहली और दूसरी इक्वेशन बन चुकी है इन डिस्क्रिप्शन कि IG G में जा रही है। अब हम वो कंडीशन निकालते हैं जब IG की वैल्यू 0 हो, मतलब इस R में करंट ना ही हो। तो अगर ना हो तो कर देंगे क्या, पुट IG इज इक्वल टू 0 एंड वी विल गेट द कंडीशन, we will get the condition of for balanced Wheatstone bridge। इसी को तो बोलते हो कि Wheatstone bridge बैलेंस्ड है। बात मेरी समझ में आई होगी आपको। जब IG ना जावे तो इन दोनों इक्वेशन में हम क्या करेंगे, IG की वैल्यू 0 पुट कर देने वाले हैं। चलिए डालते हैं, पहले मैं IG 0 कर दो तो -I1P माइनस, ये तो 0 हो गया IG डालने पर, प्लस I2S इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बनी, इसमें भी अब IG को 0 कर दो तो यहां क्या बनेगा, -I1 इंटू Q, यहां पर IG 0 है, प्लस I2 इंटू R, ये भी 0 है। ये देखिए ये दो इक्वेशन आ गई। इनको जरा देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पर क्या कीजिए, I1 अपॉन I2 निकाल लो, तो मैं लिख सकता हूं I1P इज इक्वल टू I2 इंटू S, यानी I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू S अपॉन P। मेरे ख्याल से ठीक लिखा होगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई तो। यहां चले जाते हैं तो I1Q इज इक्वल टू I2 इंटू R, और यहां भी ले लो I1 अपॉन I2, तो लिख दोगे R अपॉन Q। अब इन दोनों कहानी में देखो, इक्वेशन 3 4 लिख देते हैं। इक्वेशन 3 नंबर और 4 नंबर में आप देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है I1 I2 से, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, यानी S अपॉन P इज इक्वल टू R अपॉन Q। अब इसको पलट दीजिए, ये तो ऐसे लिख दिया है, तो पलट देते उसका मतलब क्या रहा,
इसको उल्टा भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जो मन चाहे वो कर सकते हैं। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं P अपॉन एस इज इक्वल टू Q अपॉन R, और चाहो तो Q नीचे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको लिख सकते हो P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R। अगर देखिए बराबर लिखा है P अपॉन S और ये Q अपॉन R, तो हो गई P अपॉन Q इक्वल टू S अपॉन R। अब देख लेने वाली बात है कि हमने क्या कंडीशन लिखी थी। तो बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, ये मैंने P Q R S माना था, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R होना चाहिए, जो कि हमारा आया है। P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R। आप बात समझ पाए होंगे। हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज अगर इस तरह हम मानते, चार अपने रेजिस्टेंसेस को कि P Q R इधर मानते, S इधर मानते, जो कि नहीं माना था, हमने उल्टा लिखा है ऊपर, तो ये वैल्यू क्या आ जाती, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे। इस डेरिवेशन में हम लोगों ने, आपको बराबर बता रहा हूं कि घबराइएगा नहीं, इस डेरिवेशन में हमने इसको P, इसको Q, इसको R और इसको S माना है, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R आया है। वरना अगर आप ये मानेंगे तो इससे ये आ जाएगा। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे निकालते हैं, इस तरह निकाल